हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा कौटिल्य परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो आज का हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एटम एंड न्यूक्लियाई। क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? एटम एंड न्यूक्लियाई डिस्कस करेंगे। एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर से अगर एग्जामिनर चाहे तो मोर देन 15 टाइप क्वेश्चंस एयरफोर्स लेवल के बना सकता है। कितने? 50 प्लस क्वेश्चंस बनते हैं और सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर नंबर वाइज डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ में। कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे नहीं बनता है, चाहे वो रिसर्च का क्वेश्चन हो, चाहे साइंटिस्ट के नाम का क्वेश्चन हो, या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का क्वेश्चन हो, थ्योरी का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आप लोग काउंट करते भी जाएंगे। तो ये कहने के लिए छोटा सा टॉपिक है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर से काफ़ी बनते हैं। क्वेश्चंस को वेरी कर सकते हैं हम लोग किस हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एटम को। किसको स्टार्ट करेंगे? एटम को। एटम एंड न्यूक्लियस चैप्टर का नाम है। तो अपने को दो चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है, एक तो एटम के बारे में, एक न्यूक्लियस के बारे में। एटम होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पहचान कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स इसके होते हैं। ठीक है, सबके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा एटम के बारे में, अल्फा स्कैटरिंग के बारे में पढ़ूंगा, जे थॉमसन साहब के मॉडल के बारे में पढ़ूंगा, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। ये तीन मॉडल है एटम के, तीन मॉडल को मैं डिस्कस करूंगा और तीनों मॉडल मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये पहला जे थॉमसन साहब का मॉडल है, ये रदरफोर्ड साहब का मॉडल है और ये किसका है? बोर मॉडल है। लिमिटेशंस सबके अंदर हैं, लिमिटेशंस में साथ साथ में डिस्कस करूंगा। इनको परफेक्ट क्यों नहीं माना गया, क्या क्या कमियां रह गई थी इन सबको। उसके बाद में हम क्वांटम नंबर की बात करेंगे। 4 क्वांटम नंबर होते हैं और क्वांटम नंबर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एक ऑफ वाउ रूल। क्या होता है? ऑफ वाउ रूल होता है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं? न्यूक्लियस एंड इट्स टाइप, न्यूक्लियस और इसके टाइप क्या होते हैं। अब आप कहोगे न्यूक्लियस क्या टाइप का होता है? जी हाँ, हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ये सारे इसके टाइप होते हैं। फिर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे तो हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में पढ़ेंगे, जो इमिशन होता है इसके बारे में। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है और इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक बार मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। डाल्टन साहब थे। डाल्टन साहब अपने रूम में लेबोरेटरी में बैठे हुए थे। ठीक है, एक बार लाइब्रेरी में, अपनी लेबोरेटरी में डाल्टन साहब बैठे हुए थे। तो अचानक काम उनके पास था नहीं, बैठे बैठे बोर हो गए। आखिर बंदा पढ़े भी तो कितना पढ़े, सुबह से पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते शाम हो गई, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। अचानक कुछ सोच रहे थे। ठीक है, सोचते सोचते क्या हो गया अचानक, अब आदमी खाली बैठता है। आपने कहावत सुनी होगी कि क्या कर रहे हो भाई, मक्खियाँ मार रहे हैं। मक्खियाँ मारने का मतलब क्या होता है? खाली बैठना। ठीक है, तो डाल्टन साहब ने क्या किया, अचानक खाली बैठे थे, बोर हो रहे थे, तो मक्खियाँ मारना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? मक्खी मारना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने एक मक्खी को मारा, एक मक्खी को मार के अपने टेबल पर डाल लिया। अब आपको पता है साइंटिस्ट थोड़े से साइको टाइप होते हैं, सनकी होते हैं थोड़े। तो क्या करा उन्होंने, एक चाकू लिया और मक्खी के 2 पार्ट कर दिए, उसके भी और पार्ट कर दिए। ऐसे ऐसे छोटा 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 मक्खी को काटते गए काटते गए। फिर माइक्रोस्कोप लेके आए, माइक्रोस्कोप के आगे रखा, फिर काटते गए काटते गए काटते गए। एक टाइम ऐसा आ गया कि वो सबसे स्मॉलेस्ट पीस में मक्खी कट गई, सबसे छोटा पार्ट हो गया। डाल्टन साहब काटते गए, उन्होंने देखा अब इससे छोटा नहीं काट सकते। क्या है? इससे छोटा इसको काट नहीं सकते। तो उन्होंने कहा था कि हर बॉडी, इस दुनिया में हम कुछ भी देखते हैं, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, इस मार्कर की बात करेंगे कि इस मार्कर को मैं तोड़ता जाऊं, एक लास्ट पॉइंट ऐसा मिलता है मेरे को, एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको मैं फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकता हूं, फर्दर तोड़ नहीं सकता हूं। अगर मैं इसको फर्दर नहीं तोड़ सकता हूं तो क्या हो गया मेरे पास, वो उसको डाल्टन साहब ने दे दिया कि हर एक बॉडी के पास एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और उस छोटे से छोटे पार्टिकल से सभी बॉडी मिल करके बनी होती है, हर बॉडी के पास होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटम बोलते हैं। तो एटम की खोज किसने की? डाल्टन साहब ने। पहला क्वेश्चन।
आपको क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कि डाल्टन एटम की खोज किसने की थी, डाल्टन साहब ने की थी। ठीक है, जब डाल्टन साहब ने थोड़ी सी फायर दे दी, थोड़ी सी एटम के बारे में बताया, अब सब साइंटिस्ट का फोकस हो गया, हाँ भाई इसके ऊपर रिसर्च करना है। डाल्टन साहब मर गए एटम बता के। ठीक है, फिर आए रदरफोर्ड साहब। अब रदरफोर्ड साहब ने उनकी थ्योरी को उठाया, क्या किया, रदरफोर्ड साहब ने उनकी थ्योरी को उठाया, उसके ऊपर स्टडी किया, एटम के बारे में थोड़ा सा और डीपली स्टडी करने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया जी एटम क्या होता है, एक ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर टोटल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और बीच बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके इंसर्ट होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे इंसर्ट होता है। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझना है। कई बुक्स में ऐसे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है टोटल और बीच बीच में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंसर्टेड होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। टोटल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और बीच बीच में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंसर्ट होता है। या फिर मैंने क्या कर लिया, पॉजिटिव चार्ज जो था बीच बीच में उसको इंसर्ट, बीच बीच में क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज इंसर्ट कर दिया। तो इस टाइप का एटम होता है। क्या होता है, एटम। इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। तरबूजे के आकार का मॉडल बोलते हैं। आपने देखा होगा तरबूजा, तरबूजे में बीच में क्या होता है, रेड रेड, उसका क्या होता है, रेड रेड के बीच में बीज धसे हुए होते हैं। जो रेड रेड वाला खाने वाला पार्ट होता है उसके बीच में जो ब्लैक ब्लैक बीज धसे हुए होते हैं, ऐसे बीच बीच में नेगेटिव चार्ज धसा हो सकता है या फिर क्या पॉजिटिव, तो इस टाइप का हो सकता है। और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होता है पॉजिटिव चार्ज के, इसलिए नेट चार्ज एटम के ऊपर 0 हो गया। तो स्टेबिलिटी को भी बता दिया। लेकिन साइंटिस्ट इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, और डीप में गए, और डीप में फिर रदरफोर्ड साहब आए। और डीप में कौन गए, रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब ने और इसकी स्टडी की। तो रदरफोर्ड साहब ने स्टडी की अल्फा पार्टिकल डाल के। कैसे स्टडी की इसकी, अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर बम्बार्डिंग की एटम को। उन्होंने कहा अगर इसके ऊपर बीच बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है तो मैं अल्फा पार्टिकल डालूंगा तो सारे डेविएट हो जाने चाहिए। तो उन्होंने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जो इन सब के बाद बताऊं। अभी तो मैं तीनों को ब्रीफ में बता रहा हूँ, डिटेल में अभी आगे स्टार्ट करेंगे, इसको भी पढ़ूंगा। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर डाला। तो यहाँ से जैसे अल्फा पार्टिकल डाला तो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, ऐसे करके आया। तो कुछ अल्फा पार्टिकल तो ऐसे करके डेविएट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, ऐसे करके डेविएट हो गए, यहाँ से गए थे, ऐसे पार निकल गए। लेकिन एक पार्टिकल था जो यहाँ से गया और ऐसे करके लौट के वापस आ गया। एक पार्टिकल क्या था, कुछ पार्टिकल थे ऐसे करके डेविएट हो गए, ये अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हम लोग हीलियम एटम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हीलियम एटम को बोलते हैं। 2 एटॉमिक नंबर होता है, 4 एटॉमिक मास होता है। तो कुछ तो इसके अंदर से पार चले गए और एक ऐसे करके लौट के आ गया और ऐसे करके ये लौट के आ गया। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा इसको रिपेल कर दिया गया पार, बाकी सारे तो ऐसे करके पार चले गए। इसका मतलब यहाँ पर साइड में क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तो यहाँ से आसानी से पार चले गए। बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको पार नहीं होने दिया, ऐसे करके उल्टा कर दिया। तो उन्होंने एक अपना मॉडल दे दिया कि अल्फा पार, जो एटम कुछ नहीं होता है जी, एटम क्या होता है, एक टोटल अपने पास इस टाइप से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बीच में कंसंट्रेटेड होता है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में घूमता रहता है। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या दे दिया अपने को, इसलिए मैंने लिखा है रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या बता दिया अपने को, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता है और नेगेटिव चार्ज इसके अराउंड में ऐसे घूमता रहता है। चलिए फिर आए बोर साहब, और भी साइंटिस्ट आए, तो इन्होंने कुछ ड्रॉबैक बताए। देखिए साइंस में आपको कोई भी थ्योरी है, अपनी थ्योरी दे रही है, अगर किसी भी अदर थ्योरी की आपने स्टडी की है और उसको मॉडिफाइड करके अपनी थ्योरी देनी होती है तो पिछली वाली थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ता है, कुछ इसके ड्रॉबैक्स बताने पड़ते हैं, कमियां बतानी पड़ती हैं, तभी तो मॉडिफाई होगा। जैसे आइंस्टीन साहब करते थे। तो कुछ नहीं होता, पढ़ाई क्या, स्टडी है क्या, स्टडी क्या, एक रेगुलर क्या एनालिसिस है चीज़ों की। मैंने कहीं तक एनालिसिस की, मेरी एनालिसिस से मैंने कुछ नई चीज़ दुनिया को दी, मेरे से बाद जो साइंटिस्ट आएगा वो क्या करेगा, वो मेरी थ्योरी को स्टडी करेगा, उसमें कुछ ड्रॉबैक बताएगा, उसको और मॉडिफाई करेगा, और आएगा उसको और मॉडिफाई करेगा, और साइंटिस्ट आएगा। साइंस रेगुलर स्टडी है, क्या है, पिछले एनालिस्ट की रेगुलर स्टडी होती है साइंस। जैसे हम पहले राजदूत चलाते थे, उसको मॉडिफाई करके हमने दूसरी बाइक बनाई, उसको मॉडिफाई करके दूसरी बाइक, उसको और मॉडिफाई करके हमने क्या बना दिया, धूम, अलग अलग नाम रखते गए, धूम, अपाचे, पल्सर वगैरह कुछ भी रखते गए और बाइक को क्या करते गए, मॉडिफाई करते गए। ऐसी जो थ्योरी है वो थ्योरी मॉडिफाई होती जाती है और हमारे कंफर्ट के हिसाब से क्या होता है, उनको हम रेगुलर बनाते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई किया गया। इसको बोर साहब थे और भी साइंटिस्ट ने बताया, बोला जी अगर इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या रही होगी, एक एनर्जी रही होगी। क्या रही होगी, एक एनर्जी रही होगी। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है,
क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब ये रेगुलर घूमेगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वर्क डन करेगा। जब रेगुलर घूमेगा तो वर्क डन करेगा, तो एनर्जी लॉस भी होगा इसके पास। एनर्जी लॉस होगा तो एक दिन ये हो जाना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगा, ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, पास आता जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए इसमें आके। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम खत्म हो जाना चाहिए, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के गिर गया तो एग्जिस्टेंस। तो ये जो थ्योरी थी रदरफोर्ड साहब की, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम को डिफाइन नहीं करती है, लेकिन यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है क्लोजेस्ट अप्रोच का, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था उन्होंने, अल्फा बम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट। क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स दिए, इसके ऊपर बम्बार्डिंग किया अल्फा पार्टिकल, फिर बताएं। फिर बोर साहब आए, बोर साहब ने इसको मॉडिफाई किया, ये जो एनर्जी लॉस हो रहा था इसको और मॉडिफाई कर दिया। बोर साहब ने बता दिया, बोला जी घूमता तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे ही है, लेकिन जो सेल होती हैं जिन ऑर्बिट्स के अंदर घूमता है, ये ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इन्होंने पहली नियम क्या बता दी, ये जो ऑर्बिट रहेगा अपने पास, ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहेगी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट विल बी कांस्टेंट। अच्छा, अगर इसकी एनर्जी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट एनर्जी के साथ में इसमें घूमता रहेगा। तो इन्होंने इस स्टेबिलिटी को मेंटेन कर दिया, स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया, ठीक है। तो तीनों लोग आपको समझ में आ गए। पहला मॉडल ये था, दूसरा मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल अगर आपको पूछा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन साहब ने दिया था। रदरफोर्ड मॉडल पूछा था किसने दिया, ये रदरफोर्ड साहब ने अपने को सेंटर में चार्ज बताया था, अल्फा बम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहता है, जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिट की, ऑर्बिटल नहीं सॉरी, इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर होता है, क्या होता है, सॉरी अभी मैं खाना खा के आया हूँ, जस्ट आलस्य आता है खाना खा के, थोड़ा सा आलस्य आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को आलस्य नहीं आना चाहिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, धीरे धीरे नोट्स बनाते चलेंगे, आप लोगों को आलस्य नहीं आना चाहिए। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे कर, तो इसकी एनर्जी को कांस्टेंट बता दिया इन्होंने, चलिए ठीक है कांस्टेंट बता दिया। अब देखिए इस एटम के अंदर होता क्या है, और आगे एक्सप्लेन करेंगे एटम के अंदर होता क्या। तो ये दो मॉडल तो हो गए अपने पास वेस्ट, इन दो की बात नहीं करनी, अभी स्टडी करनी है अपने को बोर साहब के मॉडल के ऊपर, ठीक, किसके ऊपर करनी है, बोर साहब के मॉडल के ऊपर करनी। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर बता रहा था मैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं और इसके अंदर एसपीडीएफ होते हैं, आगे बताऊंगा एसपीडीएफ उनको बोलते हैं, हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। इस सेल का नाम दे दिया मैंने पहली फर्स्ट सेल, इस सेल का दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। तो आपको जब पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं तो ये 2n² होता है, क्या होता है, 2n²। n क्या होता है, nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। पहली ऑर्बिट की बात करते हैं n = 1 पुट कर दो, दूसरी ऑर्बिट की बात करते हैं n = 2 पुट कर दो, तीसरी ऑर्बिट की बात करते हैं n = 3। तो मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर दूंगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूंगा तो 3 × 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात करूंगा तो 4 × 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के निकाल सकते हैं, पहला क्वेश्चन। तो किसी भी सेल में मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी भी सेल में मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कितने होते हैं, 2n², ये फॉर्मूला हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट को K सेल, L M N, फर्स्ट सेल को K सेल, सेकंड को L सेल, थर्ड को M सेल, फोर्थ को N सेल, इनके नाम दे दिए मैंने। तो आपको फर्स्ट सेकंड ना पूछ करके ऐसे पूछ सकता है N सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सीक्वेंस याद रखेंगे K L M N, पहला क्वेश्चन। हाँ देखिए आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एटम की खोज तो डाल्टन साहब ने कर दी, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन साहब ने। किसने की थी, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड साहब ने। किसने की,
रदरफोर्ड अभी बताया था अल्फा बम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट है, तो सेंटर पर से एक अल्फा ऐसे लौट के आ गया था पॉजिटिव चार्ज, तो बीच में क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड साहब ने। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आती है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन साहब ने। किसने, ई गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक। किसने, चैडविक। तो एटम की खोज अगर आपको पूछता है डाल्टन साहब ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन साहब ने की थी। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड साहब ने की थी। और प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक साहब ने की थी। तो 1, 2 और 3, 5 क्वेश्चन और एक 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। कोई भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। एनर्जी कांस्टेंट होती है ऑर्बिट की, किसने बताया अपने को, बोर साहब ने बताया। तो ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट होती है, किसने बताया, बोर। इनका नाम था नील्स बोर। पूरा नाम क्या था इनका, नील्स बोर था। तो जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो बोर एटॉमिक, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते वो भी किसने बताई थी, बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ते हैं वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये किसने बताया था अपने को, बोर साहब ने बताया था। अब मेरे पास कोई भी एटम है, अब आपको मैं डिटेल्ड एटम की एनालिसिस दूंगा, एटम होता क्या है रियलिटी में और क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपको एटम समझ में आ गया। एटम किसने बताया अपने को, एक्चुअल डेफिनेशन इसको बोर साहब ने एनर्जी कांस्टेंट बता दी इसकी। लेकिन इनके भी कुछ ड्रॉबैक थे। पहले मैं ड्रॉबैक लिखता हूँ, फिर एटम के बारे में स्टडी कराऊंगा डीप में। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर दूँ, इनको रफ कर दूँ, लिख लिए होंगे। मैं इनके ड्रॉबैक बताऊँगा आपको, बोर साहब के ड्रॉबैक क्या थे, बोर साहब के ड्रॉबैक क्या थे। तो ड्रॉबैक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिख लिया होगा सबने, ड्रॉबैक ऑफ द बोर मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। जो बोर मॉडल ये दिया हुआ है, तो बोर साहब ने जो अपनी थ्योरी दी, इनकी थ्योरी के अंदर भी कुछ कमियां रहेगी, मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहली कमी तो ये थी, ये हाइड्रोजन और H लाइक एटम के लिए ये एप्लीकेबल था। किसके लिए एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था, या फिर हाइड्रोजन के जैसे जिनकी लास्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कौन कौन से होते हैं, जैसे He+, Li+2, Na+। क्या हो गया, He+, Li+2, Na+। इनके लास्ट सेल में क्या होता है, एक ही एटम होता है, ये लिथियम है अपने पास। तो इनके लिए एप्लीकेबल है। अगर लास्ट सेल में और भी ज़्यादा हो जाए उसके लिए एप्लीकेबल ये नहीं था। पहली कमी इसकी थी, ठीक है। दूसरी कमी, इन्होंने क्या किया, जो ऑर्बिटल है, दूसरा क्या है, दूसरी कमी इनकी थी, इन्होंने जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल इन्होंने माना सर्कुलर। क्या माना, सर्कुलर माना। लेकिन आगे और रिसर्च हुई, तो अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड थ्योरी, क्या, सोमरफील्ड थ्योरी, सोमरफील्ड थ्योरी के हिसाब से जो ऑर्बिट होता है वो ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है। क्या होता है, एटम का ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, सर्कुलर नहीं होता है। दूसरी कमी क्या थी, सोमरफील्ड की थ्योरी के हिसाब से। इसको हम हायर क्लास में भी पढ़ते हैं, जब आप MSc वगैरह PhD वगैरह करोगे तो एटम को और रिसर्च किया गया। तो सोमरफील्ड साहब ने अपनी एक थ्योरी दी एटम के बारे में, तो उन्होंने बताया जो एटम का जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर नहीं होता, कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है। ये मिसकंसेप्शन आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे, मैं आपको स्पेक्ट्रल लाइन का कंसेप्ट आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा। क्या होता है, जब कोई भी एटम, मेरे पास ये हाइड्रोजन, यहाँ से इस सेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर वाले में आता है, इस सेल से कोई लोअर वाले, तो अपने अंदर से कुछ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालता है, एनर्जी निकालता है। तो स्पेक्ट्रल लाइन्स की जो एनर्जी होगी उसकी इंटेंसिटी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। क्या, कुछ नहीं बताया, नो डिस्कशन या फिर नो कमेंट, नो कमेंट नहीं कर सकते, नो डाटा अबाउट इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन,
स्पेक्ट्रल लाइन समझ गए। स्पेक्ट्रल लाइन क्या निकलती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम में हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा, वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो कुछ एक पैटर्न में मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। जो एनर्जी आती है, फ्रीक्वेंसी आती है, उसका एक पैटर्न हम लोग बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे। तो उन स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी कितनी होगी, कितनी इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन होगी, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तीसरी कमी। चौथी कमी, इन्होंने कहा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को इन्होंने मान लिया रेस्ट में। क्या मान लिया, रेस्ट में मान लिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस ओन एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपने खुद के एक्सिस पर क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, अपने खुद के एक्सिस पर रोटेट करता है, कभी भी स्टेबल नहीं होता है। लेकिन बोर साहब ने एक थ्योरी में क्या मान लिया कि न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है। चौथी गलती इनकी, पहली गलती तो ये, दूसरी गलती ये, तीसरी गलती ये हो गई, और चौथी गलती क्या मान लिया इन्होंने, इसको स्टेबल मान लिया। क्या मान लिया, स्टेबल मान लिया। लिख लिया सबने। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं, क्या होती है स्पेक्ट्रल लाइन, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में जाएगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन किसी भी फील्ड के अंदर स्प्लिट होंगी या फिर नहीं होंगी, स्प्लिट होंगी या नहीं होंगी, तो उसके बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जबकि अपने पास दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है जीमैन इफेक्ट और दूसरा कौन सा होता है, स्टार्क इफेक्ट। एक कौन सा होता है, जीमैन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है, स्टार्क इफेक्ट। तो जीमैन इफेक्ट क्या होता है, जो स्पेक्ट्रल लाइन है, क्या होता है, जीमैन इफेक्ट अपने को बताता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है, क्या, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, और स्टार इफेक्ट बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगी, ये स्पेक्ट्रल लाइन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती हैं, टूट के बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो भी ऐसे होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में बिखरती है, स्प्लिट हो जाती है, जीमेन इफेक्ट होता है अपने पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती है, इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्टार्क इफेक्ट किससे रिलेटेड है, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जीमेन इफेक्ट किससे रिलेटेड है, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो देखिए इतनी सारी गलती होगी इसके अंदर, क्या होगी, इतनी सारी गलती होगी। उसके बाद हम एडवांस मॉडल पढ़ते हैं, वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो हम जब हायर पीएचडी वगैरह करोगे, आप लोग एमएससी वगैरह करोगे, तो हायर क्लासेज में आप लोग पीजी कोर्सेज वगैरह में और मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपने सिलेबस में यहाँ तक था। तो इसके ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिए, क्या क्या कमियाँ थी। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे पूछ सकता है जी बोर मॉडल जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, नहीं करता है, नहीं करता है जी। बोर मॉडल स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, नहीं करता है, नहीं करता है जी। बोर मॉडल ने जो सर्कुलर लाइन ली है अपने पास, वो किस टाइप की होती है, इलिप्टिकल लाइन होती है। ये जो सर्कुलर लाइन लिया, ऑर्बिट कैसा होता है रियलिटी में, इलिप्टिकल लाइन, और किसने बताया अपने को, सोमरफील्ड साहब ने बताया। तो सोमरफील्ड की थ्योरी के हिसाब से ये होती है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली जिनकी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए, या फिर हाइड्रोजन वगैरह के लिए एप्लीकेबल है। ऑल एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये थ्योरी। तो उन्होंने हाइड्रोजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसको अपने को बता दिया। ठीक है, तो ये था बोर मॉडल। अब ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया अभी तक एटम के बारे में, क्या दिया, इंट्रोडक्शन। तो आप देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर से कितने क्वेश्चन से एग्जाम के बन गए। मैंने आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बता दिए जो इंट्रोडक्शन से बनते हैं। मैं अगर इंट्रोडक्शन छोड़ देता, सीधा एटम से अगर आपको पढ़ाता, तो ये थ्योरी के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग नहीं कर पाते, और 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता है। ठीक है, तो मैं बेसिक से चैप्टर को क्यों उठाया, इसीलिए उठाया क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। किसके क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन से। अब हम एटम को डिटेल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अब हम एटम को डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, इसके अराउंड में क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके घूमेंगे इसके अराउंड में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। फर्स्ट सेल के एल एम और एन होती है, ये फर्स्ट सेल होती है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस की खोज मैंने बता दी आपको, रदरफोर्ड साहब ने की थी। न्यूक्लियस के अंदर मिलता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में ऐसे करके घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस ऑर्बिट में घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसके। तो एटम के अंदर क्या क्या मिल गया अपने को? एटम के अंदर मिल गया अपने को इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और वो कितना चार्ज होता है? मैंने आपको कई बार होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
1.1 इंटू में 10⁻⁻31 kg। मैं बात करूंगा इसकी प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इन दोनों के ऊपर बराबर होता है, लेकिन सिंबल का अंतर है, एक के पास नेगेटिव और एक के पास कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मैं न्यूट्रॉन, इसके मास की बात करूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.672 इंटू में 10⁻⁻27 kg के बराबर। मैं न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की बात करूंगा, चार्ज जीरो होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूंगा 1.676 इंटू में 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, 675 सॉरी, किसके 5 के बराबर होता है। अब आपने एक टर्म बार बार सुना होगा केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। वो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लो 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 पार्ट ऑफ C12, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, और इसका मास होता है लगभग 1.676 इंटू में 10⁻⁻27 kg के बारे में। किसके बराबर होता है 1.676 इतने बराबर। अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूंगा तो आइंस्टीन साहब ने मेरे को एनर्जी का एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू में mc² होता है। तो अगर मैं एक AMU की एनर्जी की बात करूंगा, एनर्जी ऑफ 1 AMU किसके बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, मेगा 10 की पावर कितना होता है 6 होता है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है किसके पास, एक AMU के पास। अब आप कहोगे जी मैंने एनर्जी क्यों बताई, मैंने एनर्जी इसलिए बताई, हम लोग मास डिफेक्ट पढ़ेंगे अभी। क्या पढ़ेंगे, मास डिफेक्ट। अगला टॉपिक है, तो ये आपको समझ में आ गया, मैंने पहले भी लिखा दिया है 1-2 वीडियो में, अगर सारी आपने देखी होंगी तो देखा होगा, तो ये ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है मास डिफेक्ट। क्या होता है, क्या होता है मास डिफेक्ट, क्या होता है मास डिफेक्ट। देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन ये रेज होता है और ये आपको भी लगेगा लीगल क्वेश्चन है। लीगल क्वेश्चन कैसे, देखिए मैंने कहा जी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में तो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप कहोगे जी न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन सर आपने जो पहला चैप्टर बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसमें आपने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करेगा। क्या करेगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो सेम चार्ज हो गया, सेम चार्ज तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो फिर न्यूक्लियस के अंदर सेम चार्ज मतलब प्रोटॉन एक साथ रहते कैसे हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक साथ रहते कैसे हैं। लीगल क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है और पूछने लायक क्वेश्चन है। आपको पूछना चाहिए था कि न्यूक्लियस है जी, न्यूक्लियस के अंदर आपने बताया जी प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता नहीं, न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। जब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये सारे प्रोटॉन तो आपस में रिपेल करने चाहिए, तो इतना सारा पॉजिटिव चार्ज एक साथ क्यों रहता है इसके अंदर, तो क्यों रहता है, देखिए इसका आंसर है अपने पास ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी। क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी के कारण होता है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी आती कहाँ से, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है अपने पास, इसको बांध के रखने वाली एनर्जी, इनको बांध के रखने वाली एनर्जी आती कहाँ से, वो एनर्जी आती है अपने पास, मास डिफेक्ट निकालेंगे तब पता चलेगा। अब ये मास डिफेक्ट क्या होता है, मास का अंतर मतलब क्या होता है, हम देख लें जी इलेक्ट्रॉन का मास कितना है,
और क्या देख लें प्रोटॉन का मास कितना है, और क्या देख लें न्यूट्रॉन का मास कितना है। इसमें से हम एटॉमिक नंबर को घटा दें, मतलब एटॉमिक मास को घटा दें। क्या कर दें, एटॉमिक मास को घटा दें। मैं जब किसी भी एटम की बात करूंगा तो उसके एटॉमिक मास की बात करता हूँ। जैसे मैंने सोडियम की बात की, सोडियम कितना होता है 11 23 होता है, तो 23 क्या होता है इसका एटॉमिक मास होता है, 23 क्या इसका एटॉमिक मास है। तो इसके अलग इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। देखिए पिछले वाला जो चैप्टर था, पिछले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी को हमने डिस्कस करा था। चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर के शर्मा क्लासेज में केडीसी परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। ये क्या कहता है, मैंने इसके बारे में क्या कहा आपको कि बाइंडिंग एनर्जी थी, जो बाइंडिंग एनर्जी है मेरे पास ये इनको बांध के रखती है, इसीलिए सारे पॉजिटिव चार्ज एक साथ रहते हैं। क्लियर है। अब ये मास डिफेक्ट से बनती है बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc। मेरे पास ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ, इसका टोटल मास क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, या फिर इलेक्ट्रॉन का मास प्लस न्यूक्लियस का मास, ये तो रहा होगा। तो टोटल मास का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास। इसमें से मैं एटॉमिक मास को घटा देता हूँ। किसी भी एटम के बारे में पढ़ेंगे तो उस एटम का मैं एटॉमिक नंबर को लिखता हूँ नीचे, उसके एटॉमिक नंबर को लिखता हूँ नीचे, जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, एटॉमिक मास को ऊपर लिखता हूँ, ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एटॉमिक मास को घटा दो, जो भी मास का अंतर यहाँ से आएगा दैट इज मास डिफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास डिफेक्ट बोलेंगे, मास का अंतर बोलेंगे, ठीक है। अब इस मास डिफेक्ट से मेरे को एनर्जी बनानी है, तो आइंस्टीन साहब कहते थे अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसको c² से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ से जो एनर्जी निकल के आई मास डिफेक्ट इनटू में c², जो भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैंने रखा, जो एनर्जी निकल के आई, दिस एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी। तो आपको समझ में आ गया। प्रोटॉन एक साथ कैसे रहते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, उसको बाइंडिंग एनर्जी बांध के रखती है जी। ये बाइंडिंग एनर्जी आती कहाँ से, ये बाइंडिंग एनर्जी आती है जी यहाँ से मास डिफेक्ट से। जब मेरे को मास का अंतर कुछ ना कुछ आता है, ये मास हमेशा ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को अलग अलग जोड़ूंगा, ये हमेशा एटॉमिक मास से क्या आएगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा आएगा वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको यहाँ पर बांध के रखता है। तो क्या हो गया मेरे पास, बाइंडिंग एनर्जी होगी। क्या होगी, बाइंड। निकाल सकते हो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, मास डिफेक्ट देखेंगे अलग अलग उसका, वहाँ से निकाल लेंगे। AMU तो 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU की एनर्जी ये होती है, कितनी होती है, एक AMU की एनर्जी कितनी होती है, इसके बराबर में होती है। इसको ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी को मैं दूसरी एक्सप्रेशन में ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक AMU का मास मेरे को पता है, एक AMU का मास क्या मेरे को पता है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर किसी की भी निकालनी है तो मैं ऐसे भी लिखता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू में डेल्टा मास डिफेक्ट इनटू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं क्या करूँ, मास डिफेक्ट देख लूँ, इस मास का जो अंतर आएगा उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाए। क्यों? क्योंकि एक AMU की एनर्जी तो मेरे को पता है 931 है, तो इतने AMU की मास एनर्जी कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट। इट इज़ द सेकंड एक्सप्रेशन फॉर द मास डिफेक्ट या फिर बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट इनटू में ये 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। मैं आपको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ चीज़ों को, यहाँ पर थोड़ा जल्दी बताऊँगा और डायरेक्ट एक्सप्रेशन में बताऊँ। क्यों? क्योंकि डिराइव मेरे को करना नहीं है, और केमिस्ट्री में आप सबने पढ़ा है। मैं आपका बेस बना रहा हूँ और ये बता रहा हूँ क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने जब एटम की बात आपसे की तो एटम में क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज होता था, इसके अराउंड में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन घूमता था। तो जो एटम है मेरे पास, एटम को अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा, एटम को एक्स से, तो यहाँ पर मैं जेड लिखता हूँ, यहाँ पर ए लिखता हूँ। Z4 होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या हो गया मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं किसकी बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा एक स्टेबल एटम की, मतलब जिसके पास नेट चार्ज 0 है, क्या हो गया, नेट चार्ज 0, ना तो क्या इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है ना किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी के अंदर उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। जैसे मैं सोडियम की बात करूंगा
तो सोडियम का कितना होता है 23, 11 और 23। तो इसका जेड कितना हो गया 11 हो गया। जेड कितना हो गया इसका 11। तो इसके अंदर जेड बराबर में 11 हो गया। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं जेड के, तो 11 हो गए होंगे। और प्रोटॉन भी बराबर किसके होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर जेड के 11 हो गए होंगे। तो मेरे को अगर पूछा जाए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने हैं। अब न्यूट्रॉन निकालना चाहता हूँ मैं, तो मेरे पास ए होता है एटॉमिक मास। ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अगर मैं एटॉमिक मास में से जेड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आते हैं। क्या आते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहता हूँ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू में 23 माइनस के 11 कितना हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूँगा, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 हो गए। ये मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ जी। ऑक्सीजन कितना होता है मेरे पास 8, 16 होता है। कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 इसके बराबर। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन के होता है, तो इसी के बराबर हो गया मेरे पास। अब मेरे पास न्यूट्रॉन चाहिए, तो 16 माइनस के 8 कितने हो जाएंगे, 8 ही मेरे पास के आगे न्यूट्रॉन आ गए। निकाल सकते हो। आपको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन निकालना हो, प्रोटॉन निकालना हो, न्यूट्रॉन निकालना हो, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखिए एटॉमिक साइज की बात करूंगा मैं। किसकी बात करूंगा, एटॉमिक साइज की बात करूंगा। उससे पहले एक दो चीज़ और देखता हूँ जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है पेपर में। एटॉमिक साइज की बात करेंगे, उससे पहले एक दो चीज़ और आपको बताता हूँ। मैं कोई भी एटम मान लेता हूँ, कोई भी क्या मान लेता हूँ मैं, एटम मान लेता हूँ। कोई भी एटम क्या है मेरे पास, एक्स है। एक्स है मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ठीक है। तो एक्स है, तो इस एक्स का एटॉमिक नंबर क्या रहा होगा, जेड। एटॉमिक मास क्या रहा होगा, ए। एटॉमिक नंबर क्या रहा होगा इसका, जेड। एटॉमिक मास क्या रहा होगा, इसका ए रहा होगा। मतलब अगर मैं प्रोटॉन पे चार्ज की बात करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रोटॉन पे चार्ज की बात करता हूँ, इस पे न्यूक्लियस पे, सॉरी, इस न्यूक्लियस पे चार्ज की बात करता हूँ, तो इसके अंदर प्रोटॉन जेड के बराबर रहेंगे और एक का चार्ज कितना हो गया, इसके बराबर में। भाई प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर में होता है, तो इतना नेट चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर घूम रहा है, तो इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँगा, तो ये चार्ज इनटू में ये चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था मेरे पास के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में सर्किल इसमें घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम क्यों रहा है, या फिर इसका उल्टा, कोई वस्तु अगर सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो काम कर रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो कितना फोर्स लग रहा होगा, ये चार्ज अपने को इलेक्ट्रॉन पता है, ये चार्ज हम कैलकुलेट कर लेंगे। एटॉमिक नंबर जेड है, तो जेड के बराबर में प्रोटॉन रहे होंगे और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो जेड ही चार्ज तो इसके ऊपर हो गया, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना हो गया, जेड ही। तो जेड ही चार्ज तो इसके ऊपर हो गया, ये तो अपने पास कांस्टेंट था। और ई के बराबर चार्ज कौन सा हो गया, Q2 हो गया। इसको Q1 मान लिया मैंने, इसको Q2 मान लिया। डिस्टेंस इन दोनों के बीच की r मान लेता हूँ। किसी भी ऑर्बिट की बात करूँ, nth ऑर्बिट है मतलब Rn का स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। जब ये इसके अराउंड में घूम रहा है, तो ये फोर्स किसका काम कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² बाई Rn के बराबर। जब मैंने nth ऑर्बिट की बात की, तो यहाँ पर भी रेडियस क्या हो जाएगी, Rn इतना हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास इतना हो गया। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए Rn से एक Rn कट जाएगा, Rn से एक Rn क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब मेरे को ये रेडियस चाहिए थी, nth रेडियस, तो रेडियस मेरे को चाहिए, तो क्या हो जाएगा, के जेड ई का होल स्क्वायर, ई इंटू में ई का स्क्वायर बाई एम वी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम वी का स्क्वायर। अगर मेरे को nth ऑर्बिट की रेडियस चाहिए, तो रेडियस में यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या करता हूँ, रेडियस में यहाँ से निकाल सकता हूँ किसी भी ऑर्बिट की, 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें किसी भी ऑर्बिट की मेरे को रेडियस चाहिए। तो मास देखो, ये देखो, ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास। किसका मास है ये, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। हाफ सेंट्रीपिटल फोर्स का इसके ऊपर काम करेगा। वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है। अगर टाइम पीरियड की ओमेगा की फॉर्म में चाहिए, तो ओमेगा पुट कर दो। ओमेगा की फॉर्म में चाहिए तो क्या कर दो, पुट कर दो। लेकिन अपने को एक चीज़ बताई किसने, बोर साहब ने। बोर साहब ने अपने को ये बताया था, जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है,
एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv/n। एंगुलर मोमेंटम तो mv/r के बराबर होता है ना, ये एंगुलर मोमेंटम मल्टीप्लाई होता है n टाइम्स ऑफ h/2 के। h क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट, और h की वैल्यू तो मैंने आपको फिर कल भी बताई थी 6.67 इंटू में 10⁻36 थी जूल सेकंड। देखना इसको एक बार, कल मैंने बताई थी आपको -36। तो ये तो h की प्लैंक वैल्यू कांस्टेंट, तो जो एंगुलर मोमेंटम हो ये होगा। और एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको क्वेश्चन बताया था रोटेशनल मोशन में क्या होता है, mv/r के बराबर में। ये वेलोसिटी nth ऑर्बिट की, रेडियस भी nth ऑर्बिट की, बराबर में nh/2 का नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब मेरे को रेडियस चाहिए होती है यहाँ से, तो रेडियस तो यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, मोस्टली तो रेडियस और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ही पूछता है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये तो बोर साहब का क्या था, रूल था। तो बोर साहब ने एक रूल बताया, बोर साहब ने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या था अपने पास, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम किसके बराबर होता है, h/2 के n टाइम्स होता है। n क्या है, ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट की बात करूंगा 2, 5वें ऑर्बिट की बात करूंगा n=5, 10वें ऑर्बिट की बात करूंगा n=10, 25वें ऑर्बिट की बात करूंगा n= कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। तो बोर साहब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो बता देना आप लोग। तो देखिए, जो रेडियस की बात की, किसकी बात की मैंने, रेडियस की बात की। तो ये थे जेड है मेरे पास, ये क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं ओमेगा की फॉर्म में लिख सकता हूँ, आर ओमेगा। वेलोसिटी को किसकी फॉर्म में लिख लूँ मैं, आर ओमेगा की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। मैंने पढ़ा है v में क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो यहाँ पर मैं आर ओमेगा पुट कर दूंगा, तो आर एन में के जेड ई का स्क्वायर ओवर में एम, क्या हो जाएगा, आर एन का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। आर एन को जब यहाँ पर ले आऊँगा तो आर क्यू मल्टीप्लाई में नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर क्यू मल्टीप्लाई। तो एक नया रिलेशन यही बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं अलग अलग वैल्यू को चेंज करके अलग अलग रिलेशन बनाऊंगा। वो रिलेशन आपको मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ सारे। ठीक है, आप लोग बना भी सकते हो, लेकिन सारे रिलेशन एक साथ लिखिए यहाँ पर, ऑल रिलेशंस। वो रिलेशन कौन कौन से होंगे देखिए, आप बना सकते हो। मैं अलग से डिराइव नहीं करूँगा, क्योंकि डिराइव करूँगा वीडियो लंबा हो जाएगा और टाइम काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रिलेशन, सारे रिलेशन में लिखता जाऊँगा, आप लोग रिलेशन मेरे साथ साथ में लिखते जाइए। ठीक है, पहला रिलेशन क्या है, nth ऑर्बिट की अगर मेरे को रेडियस चाहिए, किसी भी एटम क्या चाहिए मेरे को, रेडियस चाहिए। जैसे मेरे पास क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके अराउंड में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो किसी भी ऑर्बिट घूम रहा है, ये रेडियस चाहिए। तो ये जो रेडियस होती है मेरे पास आर एन, रेडियस को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, आर एन से रिप्रेजेंट करूँगा। कैपिटल आर लिख लेते हैं, आर एन। चलो वहाँ पर स्मॉल आर लिखा है, यहाँ पर भी स्मॉल आर लिख लो, आर एन। तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n² के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, n² के। जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, n क्या हो गया, nth ऑर्बिट। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कोई भी ऑर्बिट चाहिए, वो वैल्यू यहाँ पर रखो, जेड यहाँ पर रखो, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपको 2 एटॉमिक मास वगैरह नंबर वगैरह दिए हैं, तो उनके बीच में कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z² के। एंगुलर वेलोसिटी nth ऑर्बिट में z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी z² की। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो भी लीनियर वेलोसिटी भी होती है nth ऑर्बिट की, क्या, z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लीनियर वेलोसिटी। तीसरा रिलेशन। चौथा रिलेशन, टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी का उल्टा हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा 2π/t होता है ना, ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है। तो टाइम पीरियड अगर मैं पूछूंगा तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में n³ के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा का उल्टा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा तो एंगुलर मोमेंटम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में और ऑर्बिट के होगा, अभी बताया था मैंने। एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स ऑफ द h/2π के होता है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट रिलेशन, नेक्स्ट रिलेशन है अपने पास जो बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, यहीं तक याद रखिए। आपके एग्जाम में दो तीन रिलेशन हो रहे हैं, उनको मत लिखिए, वो IIT ट्रिपल ई वगैरह क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन तो ये आपके पास है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी एनडीएम बनते हैं रेडियस निकालने के लिए। nth ऑर्बिट की रेडियस क्या है,
5वीं ऑर्बिट की, 10वीं ऑर्बिट की, 15वीं ऑर्बिट की, 20वीं ऑर्बिट की रेडियस क्या है, यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर दे देगा, वो कहेगा जी अगर एटॉमिक नंबर 10 है, उसके 5वीं ऑर्बिट की रेडियस इतनी है, तो दूसरा एटम है उसका एटॉमिक नंबर है 20, तो उसके 5वीं ऑर्बिट की रेडियस बता दो। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, क्या रिलेशन बन जाएगा, n1 का स्क्वायर बाई z1 इज इक्वल टू में n2 का स्क्वायर बाई z2। अगर उसने पहला 10 दे दिया और 5वीं ऑर्बिट की रेडियस दे दी, यहाँ पर मेरे को 10वीं ऑर्बिट की रेडियस मांगता है, z इज इक्वल टू में 25 देके, तो निकाल नहीं सकता हूँ मैं, आराम से निकाल सकता हूँ भाई, क्या दिक्कत, क्योंकि रेडियस का एक्सप्रेशन ये रहा मेरे पास, रहा ना, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एनर्जी की अगर बात करूं तो मैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, तो यहां पर लिख लो एनर्जी, क्या लिख लो, एनर्जी लिख लो। ये मेरे पास क्या है, कोई भी एटम है, क्या है, कोई भी एटम है। अब हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। एटम का एटॉमिक नंबर Z था, एटॉमिक मास A है, क्या एटम का एटॉमिक नंबर, तो Z है तो इसके पास चार्ज रहा होगा ZE के बराबर में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, दोनों के बीच में जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। तो वो एनर्जी क्या आ जाएगी मेरे पास, के ZE इंटू में E, रेडियस अगर nth ऑर्बिट है तो RN, तो RN, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमेगा, कितनी स्पीड से घूमेगा, या फिर इसकी जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसके पास क्या रहेगी, ये काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का काम करेगी, नहीं करेगी, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर छोड़ देते हैं। देखिए, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, के ZE तो इसका चार्ज, और इसका चार्ज क्या हो गया, E, ओवर में रेडियस RN का होल स्क्वायर। ये फोर्स किसका काम कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई r का होगा। अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, क्या होती है, हाफ mv²। तो mv² तो है, मैं क्या करता हूँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से क्या कर देता हूँ, नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो mv² बाई r आ गया, ये वाला, इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, क्या ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे पास 2 है, 2 को कहाँ पर, 2 तो यहाँ पर ले आऊँगा तो नीचे आ जाएगा के ZE इंटू में E, 2 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे RN, एक R से तो एक R कट जाएगा, रेडियस था मेरे पास R, तो एक रेडियस से रेडियस कट जाएगा तो RN ये। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होगी, mv² बाई 2 तो बचा, इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन है ये, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, दिख रहा है ना सभी को नीचे। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ से बना ली, mv² बाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे, तो ये बन गया, ये तो ये बन गई मेरे पास। तो ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का नहीं लग रहा है, ये वाला देखिए, के ZEE बाई RN, के ZEE बाई RN, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका हाफ होगी, काइनेटिक एनर्जी बाई 2 एक्स्ट्रा आ गया ना। तो कभी भी हम जब किसकी बात करेंगे, एटम की बात करेंगे, तो एटम में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, काइनेटिक एनर्जी ये। रिलेशन दोनों एनर्जी के अंदर ये आता है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पेपर में मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, सेम क्वेश्चन वहाँ पर आता था ग्रेविटेशन वाले में, आपको ग्रेविटेशन चैप्टर किया था, वहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ रही थी, हाफ आ रही थी, क्या आ रही थी, हाफ, या फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सेम यहाँ पर आ गया। तो ये रिलेशन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इन एन एटम इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के अंदर, व्हाट इज द रिलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया। डाउट किसी हो कोई, ओनली पोटेंशियल एनर्जी पूछे ये रिलेशन, ओनली काइनेटिक एनर्जी पूछे ये रिलेशन, याद रखने की जरूरत नहीं, इसको हाफ कर दो, इट इज इक्विवेलेंट टू द काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर आ जाएगा काइनेटिक। इसको नोट कर लो, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको वो सारे टॉपिक बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट ये हो रहा होगा, बोला जी रेडियो एक्टिविटी के बनते हैं, अल्फा बीटा गामा एमिशन, वो बताइए, वो भी बताऊंगा, लेकिन ये टॉपिक सारे टीचर्स स्किप कर देते हैं। मोस्टली टीचर्स एयरफोर्स नेवी के एटम एंड न्यूक्लियर पढ़ाते हैं, एटम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और चैप्टर क्या करते थे स्किप, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जितने भी रिलेशन आपको बता रहा हूँ मैं, रिलेशन सारे लिखते जाइए आप लोग, ठीक है।
तो ये क्या बनते हैं, थ्योरेटिकल रिलेशन बनते हैं। तो एनर्जी के बारे में भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगला टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका भी क्वेश्चन बना हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे आया हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। तो क्या लिख लो अगला टॉपिक, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मेरे पास कोई भी एटम है, एटम की क्या रही होगी, ये ऑर्बिट रही होगी, और ऑर्बिट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मैं इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे दूं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसने बांध के रखा होगा, खींच के रखा है। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन क्यों घूमेगा भाई इसके अराउंड में, इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में चला जाएगा। अगर किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को इसने बांध के रखा है। क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को इसने बांध के रखा हुआ है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, मैं इसको कितनी एनर्जी और दे दूं ताकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, इसके ऑर्बिट को छोड़ के चला जाए, या फिर जो वैलेंसी सेल है उस सेल को इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए। आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होगी वो एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। क्या होगी, आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मैं आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, डिराइव नहीं करूँगा। तो एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन, एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन समझ जाएंगे आप लोग क्या होती है, 13.6 Z² बाई एन स्क्वायर, 13.6 Z/n², किसके, Z² बाई एन स्क्वायर के बराबर होती है। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर। n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में से इसको निकालना चाहता हूँ मैं, किस ऑर्बिट में से इसको निकालना चाहता हूँ, पहले, दूसरे, पाँचवें, सातवें, आठवें। बोला जी किसी इलेक्ट्रॉन को पाँचवें ऑर्बिट से बिल्कुल बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, ताकि इस एटम के अंदर नहीं रहे, एटम से बाहर ले जाने के लिए। तो पाँचवें में से निकालना है, n=5 रखो। कोई भी एटम है, उस एटम का एटॉमिक मास यहाँ पर रख दो, एटॉमिक नंबर यहाँ पर। हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, हीलियम है तो 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो उस एटम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखो, और जिस सेल में से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालना चाहते हैं उस सेल का नंबर यहाँ पर लिखो। आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, एंड दिस एनर्जी कम्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट किसी को, आगे डिस्कस नहीं करना है, डीप में डिस्कस नहीं, बस छोटा सा क्वेश्चन है, खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका स्पेक्ट्रल लाइन का। आपने कई बार सुना है, पहले भी मैंने कई बार यूज भी किया है स्पेक्ट्रल लाइन, स्टार्टिंग में यूज किया है। आ जाइए स्पेक्ट्रल लाइन देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को लग रहा होगा आज तो सर केमिस्ट्री पढ़ाने लग रहे हैं, इनका यूज करेंगे अभी इसके अंदर हम लोग। स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। केमिस्ट्री में जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो और भी बेटर होगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। 12th में जिन्होंने केमिस्ट्री बढ़िया से पढ़ी होगी, जिन्होंने छोड़ दी थी, फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर समझा था, वो यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। एटम के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। देखिए स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, कोई भी मेरे पास एटम है, एटम की क्या है, ये सेल है, क्या है, ये सेल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहता है लोअर में। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी सेल से लो एनर्जी सेल में आता है तो अपने अंदर से खुद एनर्जी निकालेगा। क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इससे मान लो इसमें आना चाहता है लोअर एनर्जी सेल में, तो क्या करेगा, अपने अंदर से कुछ एनर्जी सेल निकालेगा, कुछ एनर्जी अपने अंदर से निकालेगा। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में आना चाहता है तो अपने अंदर से क्या करेगा, एनर्जी को, भाई यहाँ पर मान लेते हैं एनर्जी अपने को 50 चाहिए थी, इसकी एनर्जी 25 है, तो ये 25 तो इसको निकालनी पड़ेगी तभी यहाँ पर रह सकता है, वरना 50 वाली में रहे भाई। और बोर्ड साहब ने बता दिया है हर सेल की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो एनर्जी निकालेगा, ये जो एनर्जी निकालेगा, पहली बात तो जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगी, मान लो यहाँ से यहाँ पर आया
अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी निकालेगा, लाइट एनर्जी। यहाँ से यहाँ पर आया अलग लाइट एनर्जी, यहाँ से यहाँ पर आया अलग लाइट एनर्जी, यहाँ से नीचे आएगा अलग लाइट एनर्जी। तो मतलब जैसे दूसरी में जंप करेगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट एनर्जी, उन फ्रीक्वेंसी को एक पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं तो स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनता है? स्पेक्ट्रम। तो ये जो लाइन बनेंगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को यहाँ पर लिख लेंगे n। n इजिकल टू क्या होता है? n2 माइनस के n1 प्लस 1 ओवर में n2 माइनस के n1 बाई टू। इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। किसका? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, इसको मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ, एक सेल लोअर यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे करके। ठीक है, ये मैंने सेल लिख ली बहुत सारी। ठीक है, ये n इजिकल टू में 1 है, n इजिकल टू में 2 है, n इजिकल टू में 3 है, n इजिकल टू में 4 है, ऐसे। तो देखिए पहले 2 में से यहाँ पर आया, फिर 3 में से यहाँ पर भी आ सकता है, 3 में से यहाँ पर भी आ सकता है, दूसरा अरेंजमेंट। 4 में से डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकता है, या फिर 4 में से यहाँ पर भी आ सकता है, या फिर 4 में से डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकता है। तो देखिए जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे स्पेक्ट्रल लाइन, अगर 2 में से आएगा तो यहाँ पर, 2 में से यहाँ पर, 3 में से यहाँ पर, 4 में से यहाँ। अगर मैं इसकी बात करता है n इजिकल टू 5, n इजिकल टू 6 की, अगर मैं n इजिकल टू 5 वाले की बात करता, किसकी? n इजिकल टू में 5 है, तो यहाँ से क्या करता? डायरेक्ट नीचे भी आ सकता था, या फिर यहाँ से डायरेक्ट दूसरे में भी आ सकता था, यहाँ से डायरेक्ट तीसरे में, तो यहाँ से हम देखिए 4 बन गई यहाँ पर। तो इतनी कितनी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन बन सकेगा हमको देखना पड़ेगा। तो n2 क्या है मेरे पास? हायर एनर्जी सेल, एनर्जी सेल। और n1 क्या है मेरे पास? लोअर एनर्जी सेल, लोअर एनर्जी सेल। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, और वो क्वेश्चन क्या लिख दिया? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 10th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में आना चाहता है, 10वीं सेल में से 4थी सेल में आना चाहता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताइए कितनी होगी? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्मूले से निकालेंगे नंबर n2 कितना हो गया? हायर एनर्जी सेल 10 माइनस 4 प्लस 1, और कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 बटे में कितना हो जाएगा? 2। n2 हायर एनर्जी सेल, n1 क्या हो गया? लोअर एनर्जी सेल। तो 10 में से 4 गए तो 6, 6 और 1 7, इन 2 में 6 बटे में 2, 2 से 6 3 बार, 7 से 21। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएंगी? 21 बन जाएंगी। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 10वें एनर्जी सेल से 4थे में आना चाहता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी अपने को? 21 मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए n इजिकल टू 2 से आता है, तो जो पहली वाली बनती है ये, इसको मैं 1 नंबर लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ इसको? अगर 2 में से आएगा n इजिकल टू 2 से, तो इसको 1 नंबर, 3 से आएगा 2 नंबर, 3 नंबर, ये सारी मिलेंगी 4 नंबर, ऐसे करके। तो मेरे पास कुछ सीरीज मिलती है, उन सीरीज के नाम क्या होते हैं? नाम लिख देता हूँ मैं साइड में। वो नाम क्या होते हैं? ये फॉर्मूला तो ऐसे ही रहने दो, नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला होता है लाइमन सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। दिखाई दे रहा ना सभी को? लास्ट वाली पहली लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट। लाइमन कब बनेगी? जब n इजिकल टू में 2 से आएगा, n इजिकल टू में 3 से नीचे जाएगा, n इजिकल टू 4 से, n इजिकल टू 5, n इजिकल टू में 6। n इजिकल टू 2 से नीचे जाएगा लाइमन सीरीज, 3 से नीचे जाएगा बामर, और पास्चन 4 से जाएगा ब्रैकेट फुंड। इन सब में अब आप कहोगे जी ये आपने क्यों बताया? यहाँ से एक मज़ेदार क्वेश्चन बनता है, जब ये स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी, ये तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी इनके पास, तो वेव होगी अपने पास। अब वेव को हम देख तो सकते नहीं, लेकिन इन सब में ये जो बामर सीरीज होती है, बामर सीरीज, ये बामर सीरीज क्या होती है? विजिबल होती है। क्या होती है? विजिबल होती है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। और विजिबल भी क्यों होती है? क्योंकि ये कलर्ड होती है। क्या होती है? डिफरेंट टाइप के कलर इसके अंदर होते हैं। तो ये जो बामर सीरीज ये कलर्ड होती है और विजिबल होती है, इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। लाइमन बासन ब्रैकेट फूड को नहीं देख सकते, लेकिन बामर आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि लाइमन बासन ब्रैकेट या फिर कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज होती है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। n=3 से नीचे जाएगा तो उनको हम आसानी से देख सकते हैं। और कौन सी सीरीज हो गई, ये बामर सीरीज हो गई। तो बामर सीरीज क्या होती है, विजिबल होती है स्पेक्ट्रल लाइन की। क्या होती है, बामर सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन की विजिबल सीरीज होती है। आपको समझ में आया? तो देखिए इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब अगला जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्या, क्वांटम नंबर लास्ट है, फिर न्यूक्लियस की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्वांटम नंबर लिख लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राकेश कुमार शर्मा केडीसी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए अभी हम आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, क्या हम डिस्कस कर रहे थे, एटम एंड न्यूक्लियाई। उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा है, क्वांटम नंबर वाला। यहाँ बोर एटॉमिक मॉडल तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो 5 टॉपिक मैंने डिस्कस किए इसमें कम से कम 25 से 30 टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने बताए, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्वेश्चन के साथ में कैसे डील करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या, क्वांटम नंबर। देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है, जब हम एटम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एटम की बात करते हैं, तो एटम में क्या होते हैं, ये ऑर्बिट होते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, KLMN। इन ऑर्बिट के अंदर भी क्या है, ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। और इनके अंदर जो अपने को मिलेगा उसको बोलेंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिट को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं एन से। ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं S, P, D और F से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S, P, D और F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब केमिस्ट्री पढ़ के आए हुए हैं। जो S होता है मेरे पास, ये S है। S के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 होते हैं। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 आएंगे। और F के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं 14। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ मैं, P के अंदर 6 भर सकता हूँ, D के अंदर 10 भर सकता हूँ, F के अंदर ये भर सकता हूँ। ठीक है, F का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जो F सेल होती है मेरे पास, उसके अंदर ये कॉलम 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने की टेंडेंसी क्या होती है वो आपको बताऊँगा, किस टाइप से बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताया मैंने, क्वांटम नंबर। तो ये जो सेल है अपने पास 1 2 3 4, इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ऑर्बिटल ये होते हैं, ऑर्बिट के अंदर पर ऐसे समझिए एक होटल है, होटल है, वो होटल क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया। और होटल के अंदर जो रूम्स रहेंगे, वो छोटे छोटे कमरे, वो क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया। तो ये किसके अंदर मिलता है, ये इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या समझ लो, इसको समझ लेते हैं एक होटल है, और होटल के अंदर जो रूम्स मिलेंगे वो रूम्स क्या हैं, ये इसके अंदर ये मिलता है। ठीक है, अब अगर अपने को n दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल में, इफ़ n=3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे को 3 दिया हुआ है, वो मेरे को पूछ सकता है जी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा। इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो L कितना हो जाएगा, L 0 to n-1 तक काउंट करते हैं। अगर n 3 है तो n-1 2, तो 0 से 2 तक काउंट करेंगे, 0 1 2। कहाँ से, 0 1 2, तो 0 1 2 3 हो गया। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएंगे, 0 1 2। 0 को हम लोग S लिखते हैं, इसको P लिखते हैं, इसको D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, SPD। 0 को हम लिखते हैं S, 1 को लिखते हैं P, 2 को लिखते हैं D, 3 को लिखते हैं SPDF। ऐसे करके चलता है अपने पास। ठीक है, चलिए तो एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल लेंगे या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर निकालेंगे। 0 to n- के बन जाना है अगर n अपने को गिवन है। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, मैंने L निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L निकाल लिया। 0 1 2 आया, तो ये 2 आया ना, तो ये रहेगा हमारे पास -L से L तक। कहाँ तक रहेगा, -L से L तक। तो ये 2 आ गया मेरे पास, तो -2 1 0 1 2, -L से L तक लेंगे। L की वैल्यू आई थी मेरे पास 2 मैक्सिमम, तो एक मैक्सिमम वाली क्वांटिटी को उठाएंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव एक चलेंगे। तो 1 2 3 4 5, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। और ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है मैंने, कितना नंबर होता है मैग्नेटिक, 2L-1। L कितने आए मेरे पास, 2 आए थे। 0 1 2 2 तक आया था, n-3 और प्लस के 1 और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 5 होंगे, -2
1 0 1 2, -2 और -1, जीरो से इधर तो माइनस का रहेगा ना सब कुछ, जीरो से इधर पॉजिटिव रहेगा, तो -2 -1 0 1 और 2, ये 5 आ गया। कितने बनेंगे अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये फॉर्मूला होता है। और ये एल क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 है। मतलब एन जो होता है इससे एक कम वैल्यू होती है, एम लिखा है ना, एन से एक कम वैल्यू होती है ये। अब आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, देखिए अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भर रहे हैं तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसका मतलब होता है +12, और अगर मैंने ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बना दिया इसका मतलब होता है -12। क्या होता है, -12। स्पिन क्या होता है, स्पिन होता है जब इलेक्ट्रॉन गया होगा, जैसे कोई पर्सन आया वो होटल में घुसा, इलेक्ट्रॉन आया होटल में घुसा, मतलब एन में गया, सेल में गया। होटल में घुसेगा तो होटल के अंदर रूम में भी जाएगा, तो किस में जाएगा, एल में जाएगा। किस में जाएगा, एल में जाएगा। एल में जाएगा तो जो बेड के ऊपर बेड के ऊपर वो सीधा लेटा कि उल्टा लेटा, अगर वो सीधा लेटेगा तो +12 और उल्टा लेटेगा तो -12। सीधा सा फंडा ये अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऊपर की तरफ ऐसे तो +12 -12, मतलब ये घूमेगा, इलेक्ट्रॉन आया प्रिंसिपल में गया, प्रिंसिपल में भी ऑर्बिटल में घुसा, ऑर्बिटल में घुसेगा तो अपने एक्सिस पर ऐसे करके घूमेगा, तो ऐसे करके घूमेगा, तो इसको मुझे क्या बोलते हैं, स्पिन कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, स्पिन क्वांटम नंबर रख दिया। क्या रख दिया, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 2 तरीके का होता है, +12 और -12। किसी को कोई डाउट? एनर्जी निकालनी है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर की होती है। इसकी एनर्जी मैक्सिमम, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, और फिर एनर्जी कम होती जाती है और लास्ट की क्या मिलती है, 0 मिलती है, ठीक है। अगर हम सिंबल को भी कंसीडर करते हैं तो मैक्सिमम होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड देखना है तो एनर्जी के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो यहाँ पर मोड लगा देता हूँ। तो मोड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होती है, इसलिए पास में होता है। बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, क्या है, जिस एनर्जी ने इसको न्यूक्लियस के साथ बांध के रखा है, तो कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन की होगी, फिर इस इलेक्ट्रॉन की, फिर इसकी। जैसे जैसे दूर ते जाते जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को बांधने की जो कैपेसिटी है न्यूक्लियस की कम होती जाएगी, ठीक है। रेडियस देखूंगा, रेडियस n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ की रेडियस देखो, फिर यहाँ की, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा रेडियस बढ़ती जाएगी, तो रेडियस n² के क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्बिटर, या जो ऑर्बिटर सेल है, सेल की रेडियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपस में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है जी। बाइंडिंग एनर्जी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपस में रिलेशन क्या है, यह रिलेशन है। क्या रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे सेल में जाएंगे, सेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, वो जाने का रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर घुसेंगे कैसे, वो देखते हैं, ठीक है। तो अंदर एंटर करने का अपने पास रूल होते हैं, रूल बताएंगे। 2 प्रिंसिपल बताते हैं, एक तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखेंगे क्या कहता है, 2 प्रिंसिपल हैं और बढ़िया प्रिंसिपल हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। तो लिख लो यहाँ पर दोनों प्रिंसिपल। कौन सा, फर्स्ट है अपने पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये दूसरा है अपने पास क्या, ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउ रूल। ये 2 रूल है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम में रहा, एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहेगा उसको ये बताते हैं। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल साहब क्या कहते हैं अपने को, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है ऑल 4 क्वांटम नंबर of any electron never will be same, never will be same। 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से बताए मेरे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों किसी एक इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं होंगे, हर इलेक्ट्रॉन का अलग मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हर इलेक्ट्रॉन का क्या मिलेगा अपने को, अलग मिलेगा। चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते, ये इन्होंने अपने को बताया। ये क्या कहते हैं, अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घुसता है तो इलेक्ट्रॉन एंटर इन
लोएस्ट एनर्जी सेल फर्स्ट। सबसे पहले किस एनर्जी सेल के अंदर घुसेगा? लोएस्ट एनर्जी सेल के अंदर, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसके अंदर। और सबसे कम एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे किस सेल की कम है? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जिसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सम सेम कम रहेगा, उसकी एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो ये रूल याद रखें, जिसका n+l कम रहेगा, सबसे कम होगा, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉन घुसता कैसे किसी सेल में, ठीक है? एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ बाउ रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ बाउ रूल, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन घुसता कैसे किसी सेल में? देखो यहाँ पर लिखो 1s, फिर ये 2s और 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p, 8s, ऐसे करके चलेगा, ठीक है? फर्स्ट में एक ही मिलता है, क्योंकि L इजिकल टू में क्या हो गया, मेरे पास n-1 को होता है, तो फिर इसका क्या हो गया? 0 का मतलब क्या होता है? S। अगर मेरे पास n इजिकल टू में 2 हो गया, सेकंड सेल की बात करूँगा, n इजिकल टू 2, तो L क्या हो जाएगा मेरे पास? 0 और 1, n-1 तक जाता है, तो क्या हो गया? S और P बस। अगर मैं n इजिकल टू में 3 की, n इजिकल टू 1 है, n इजिकल टू 2 है, n इजिकल टू 3 की बात करूँगा, तो L क्या हो जाएगा मेरे पास? 0 से n-1 तक, n-1 मतलब 3-1 2 तक, तो इसका मतलब S हो गया, इसका मतलब P हो गया, इसका मतलब D, तीसरे में D तक मिलेगा अपने को, ठीक है? तो आप कहोगे जी दूसरे में D क्यों नहीं लिया? क्योंकि दूसरी सेल में S और P मिलते हैं। क्यों? क्योंकि L की वैल्यू 2 ही होती है, 0 और 1, और L की वैल्यू मैंने आपको निकालनी बताई थी, अभी कितनी होंगी? 2 ही होंगी। मैंने बताया था 0 को S लिखते हैं, 1 को P, 2 को D और 3 को F, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है? अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा कैसे? तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा इसके अंदर, S के अंदर सबसे पहले, फिर जाएगा S के अंदर, फिर जाएगा 3s इसके अंदर, इसके अंदर, फिर जाएगा इसके अंदर, ठीक है? फिर जाएगा ऐसे करके इसके अंदर, फिर जाएगा ऐसे। ये एनर्जी सीक्वेंस है। क्या ये? एनर्जी सीक्वेंस। एक दो एक्सेप्शन केस बीच में आता है, उस एक्सेप्शन केस को आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ये एनर्जी का सीक्वेंस है। सबसे पहले इसमें, इसके बाद आएगा फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 और 7 और 8। सबसे पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, 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 इसमें। इनका अगर हम n+l निकालते हैं, वो सबसे कम मिलता है। इसका n तो 1 है और l 0 है, तो 1 आ गया, सबसे कम वैल्यू आ गई। इसका n 2 है और ये कितना हो गया मेरे पास? n+l निकालेंगे, इसका 2 आएगा, इसके 3, इसका अपने पास 3, 4, ऐसे करके आता जाएगा, ठीक है? तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है? चलिए, हालांकि केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आपकी केमिस्ट्री रिवाइज भी हो गई होगी, ठीक है? इसको मैंने डीप में थोड़ा सा इसलिए कंसीडर किया क्योंकि देखो जो एग्जामिनर है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं, तो कहीं से भी बीच में से आपको क्वेश्चन उठा के दे सकता है। तो आपको बेसिक्स में जाना है, प्रिंसिपल्स में जाना है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को कि आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा, ताकि देखिए एक तरीके से मैं ये बोलना चाहूँगा, आपको मास्टरी हासिल करनी है। चाहे आप कम पढ़ो, लेकिन चीज़ों को ऐसे पढ़ लो कि उस पर मास्टरी हासिल कर लो, किसी दूसरे को हम पढ़ा सकें, तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होता है, ठीक है? अब अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसका हम बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहे थे, न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। आप सब लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे काफ़ी देर से। बोला जी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो कब आएगा? तो न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस क्या होता है मैंने आपको बताया था, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड साहब ने की थी। चलिए यहाँ तक तो पता है आपको, ठीक है? तो न्यूक्लियस क्या होता है? ये होता है। अब देखिए, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आएगा,
इसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एटॉमिक मास बोलेंगे। क्या होता है ये? एटॉमिक मास होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए, मास मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रॉन का कितना होता है, चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन का मैंने आपको बता दिया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रोटॉन का भी बता चुका हूँ। ठीक है, मास और दोनों चीज़। चलिए अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के टाइप की बात करेंगे, न्यूक्लियस कितने टाइप का होता है। तो क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस के टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, किसी एटम को एक्स से लिखते हैं, यहाँ पर जेड होता है, यहाँ पर क्या होता है? ए होता है। जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जेड का मतलब होता है, और ए का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूक्लियस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? देखो, सबसे पहला टर्म है अपने पास आइसोटोप्स। क्या होते हैं? आइसोटोप्स। फिर दूसरा टर्म आता है अपने पास आइसोटोन्स। क्या आता है? आइसोटोन्स। तीसरा टर्म आता है आइसोबार। सेकंड आइसोबार लिखो, सॉरी, एक सीक्वेंस बन जाएगा, आइसोबार्स। फिर आइसोटोन्स। फिर चौथा आता है मिरर न्यूक्लियाई। कौन सा आता है? मिरर न्यूक्लियाई। यहाँ पर मैं एक एक लाइन लिखूंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देख ही लेंगे क्या क्या होंगे। आइसोटोप कौन से होते हैं? जिनका, ध्यान से देखेंगे, जेड सेम होता है। ऐसे एटम जिनका जेड सेम होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। आइसोबार जिनका ए सेम होता है, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, जिनका ए माइनस के जेड सेम होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन। क्या बोलते हैं? आइसोटोन बोलते हैं। जिन दो एटम के बीच में डिफरेंस जो होगा, किसका डिफरेंस? जेड का डिफरेंस 1 आएगा। जेड का डिफरेंस क्या होगा? 1 आएगा। ऐसे करके लिख दो, जेड का अंतर या फिर डिफरेंस क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। या फिर जिसका ए माइनस के जेड क्या हो? इंटरचेंजेबल हो। क्या हो? इंटरचेंजेबल हो। इंटरचेंजेबल उनको क्या बोलेंगे हम लोग? मिरर न्यूक्लियाई बोलेंगे। जिनका जेड सेम हो, आइसोटोप। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन 1H1 भी होता है, हाइड्रोजन 1H2 भी होता है, हाइड्रोजन 1H3 भी होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम बोलते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसमें खास बात आप देख रहे होगे, वो खास बात कौन सी है कि इनका जो नीचे जेड लिखा हुआ है, ये तीनों में क्या है? सेम है। दीज 3 ऑल्स आर द आइसोटोप्स। कैसे हैं? आइसोटोप है, जेड सेम हो गया। ए सेम की अगर बात करता हूँ मैं, तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किसकी? हीलियम की। किसकी बात करता हूँ? हाइड्रोजन की बात कर ली 1H3, या फिर मैंने बात कर ली किसकी? ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है? 816। क्या होता है? 816 होता है। नाइट्रोजन मेरे पास होता है 716 भी मिलता है, नाइट्रोजन 716 भी मिलता है, नाइट्रोजन 715 भी मिलता है। तो इनका देखिए ये सेम है। क्या है? ये सेम हो गया इन दोनों का। या फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में जिन एटम का ए सेम होगा, मतलब नीचे वाले को भूल जाइए, ये ऊपर वाला टर्म क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जिनका भी ऊपर वाला टर्म सेम मिलेगा उनको हम क्या बोलेंगे? उनको क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। आइसोटोन की बात करता हूँ तो मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन 714 की, एक तो ये ले लिया मैंने, ऑक्सीजन ले लिया मैंने 815 वाला, 815 वाला। अब अंतर देखिए, 7 और 14 का अंतर कितना हो गया? जेड माइनस ए माइनस जेड का अंतर 7, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 7। यहाँ तो ए माइनस के जेड दोनों में सेम हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोटोन है। क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं? जिनका ए माइनस के जेड सेम होता है इनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। मैं 1H3 और 2He3 की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? 1H3 और 2He3 की। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 1H3 और 2
हीलियम का 3, इसकी बात कर दी। तो देखिए इनका तो ACM हो गया, नीचे से मतलब ACM हो गया, तो ACM तो आइसोबार में, ये दोनों आइसोबार हो गए, क्या हो गए, आइसोबार हो गए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए, इसके Z और इसका Z दोनों में अंतर किसका है, 1 का है, ये कंडीशन तो फुलफिल होगी। 3 और 1 का अंतर कितना है, 2, 3 और 2 का अंतर कितना है, 1। दिख रहा है ना नीचे सभी को, एक सेकंड ऊपर लिख लेता हूँ, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा है सभी को, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए मैंने कहा 3 और 1 का अंतर कितना हो गया, 2, और 3 और 2 का अंतर क्या हो गया, 1। इस 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया और इस 2 को यहाँ पर लिख दिया, इंटरचेंजेबल हो गए। या तो इंटरचेंजेबल ऐसे बोल लीजिए, या फिर ये 2 और 1 का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 1। कितना है, Z का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। ये दिख रहा है ना सभी को नीचे वाला, एक सेकंड, हाँ दिख रहा है, ये 1 हो गया। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिरर न्यूक्लियाई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा कंसेप्ट है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और मिरर न्यूक्लियाई। ये मिरर न्यूक्लियाई का कंसेप्ट बहुत ही कम टीचर कराते हैं, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जामिनर एग्जाम में डालेगा। क्योंकि जिन चीज़ों को आप लोग छोड़ देते हो ना, हम लोग क्या टेंडेंसी है, हम लोग लास्ट ईयर के पेपर करते हैं और वहाँ पर जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा होता है उसी टाइप का करते हैं, वहाँ पर जो कंसेप्ट नहीं पूछा उसको क्या कर देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ये हैबिट हमको अब बदलनी पड़ेगी। क्यों बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये हैबिट क्यों बदलनी पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटेंट बढ़ रहा है। अभी कंपटीशन में नए नए बंदे आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहा है, तो हमेशा एग्जामिनर उन क्वेश्चंस को उठाएगा, उन टॉपिक्स को उठाएगा जिनमें स्टूडेंट्स को हेजिटेशन होता है, या फिर कुछ इमेजिन करना पड़ता है, या फिर पीछे से जिन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनाए लेकिन सिलेबस में है, क्वेश्चंस नहीं डाला एग्जाम में लेकिन सिलेबस में है, तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस होता है। अब अगला टॉपिक है साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन पेपर में आता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, चलिए साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस का जो साइज होता है, न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी, क्या होगी, रेडियस, तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास के होता है। किसके होता है, एटॉमिक मास के। तो मैं यहाँ पर पहली इक्वेशन लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास के। ये वी वेलोसिटी नहीं समझना, क्या समझना, वॉल्यूम है। ये एरिया नहीं समझना, ये क्या समझना है अपने को, एटॉमिक मास। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम की बात करूँगा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एरिया के होता है। किसके होता है, एरिया के। वॉल्यूम तो क्या होती है, 4π3πr³ होती है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में एटॉमिक मास, एरिया नहीं सॉरी, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो यहाँ से मैं रेडियस और इसका रिलेशन निकालना चाहता हूँ। तो रेडियस क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में A⁻1/3 की होगी। तो रेडियस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उठा के R0 लिख लेता हूँ, A⁻1/3। इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर जो R0 कांस्टेंट मैंने लिया है, ये R0 कांस्टेंट क्या आएगा, R0 इज इक्वल टू में 1.2 इंटू में 10⁻⁻15 मीटर, लगभग 1 फर्मी के बराबर होता है। यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास रख ही दूंगा। ए क्या है मेरे पास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास रख दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, उस एटम के न्यूक्लियस की रेडियस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है पेपर में। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 1 AMU की एनर्जी के बारे में आपको बता चुका हूँ कितनी होती है, ठीक है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा, कौन सा स्टेबल न्यूक्लियस नहीं रहेगा। देखो अगर हम किसकी बात करते हैं, लाइट न्यूक्लियाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लाइट। लाइट न्यूक्लियाई मतलब जिनका एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है। तो लाइट न्यूक्लियाई में क्या देखा गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और जेड का रेशियो 1 पाया गया।
तो स्टेबिलिटी होल्ड करती है। ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन, और ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो स्टेबिलिटी क्या करती है, होल्ड करती है लाइट न्यूक्लियाई के केस में। अगर हम हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हैं, क्या, हैवी न्यूक्लियाई, तो मैं अगर हैवी न्यूक्लियाई की बात करता हूँ तो हैवी न्यूक्लियाई में NY/Z ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन होना चाहिए Z से। और Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। क्यों होना चाहिए, देखिए N अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तभी स्टेबिलिटी होल्ड करेगी। अगर प्रोटॉन ज़्यादा होगा न्यूट्रॉन से तो न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सन फोर्स आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी होल्ड नहीं करेगी। क्या होगा, अगर Z ज़्यादा हो गया मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, और सेम सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, सेम सेम चार्ज रिपेल करता है तो रिपल्सन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में अपने को ये, और ये कब तक होल्ड करता है, जब Z में 83 से ज़्यादा हो जाता है, Z 83 से ज़्यादा करता है तो उस टाइम पर अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगती है न्यूक्लियस की। क्या होने लगती है, अनस्टेबिलिटी। ये भी कंडीशन होल्ड करती है Z में 83 तक। Z में 83 के ऊपर जैसे ही जाता है तो रेडियो एक्टिविटी बढ़ने लगती है, न्यूक्लियस की एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, रेडियो एक्टिविटी बढ़ने लगती है। तो N/Z का रेशियो 1 से ज़्यादा है हैवी न्यूक्लियाई के लिए, तो उस केस में स्टेबिलिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। क्या करेगी, स्टेबिलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा अगर 83 के ऊपर जाता है तो क्या होता है स्टेबिलिटी का। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो ग्राफ बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ग्राफ क्या कर देता हूँ, स्टेबिलिटी का अगर ग्राफ बनाना है तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी और स्टेबिलिटी का ग्राफ यहाँ पर बनेगा। ये तो क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा एटॉमिक नंबर। क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। एक्स होता है ना ZA, तो ये एटॉमिक नंबर यहाँ पर हो गया। स्टेबिलिटी का कर्व क्या बनता है अपने पास, स्टेबिलिटी का कर्व ध्यान से देखेंगे, क्या ऐसे ऐसे करके जाता है, क्या जाता है ऐसे, और यहाँ पर क्या होता है, आयरन होता है 56। क्या होता है, 56। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। क्या है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। इसके ऊपर फिर स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगती है न्यूक्लियस की। क्या होने लगती है, न्यूक्लियस। तो देख लीजिए इनको, हीलियम, बेरियम, कार्बन, H, लिथियम। ये हीलियम होता है, बेरिलियम होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, इस टाइप से होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन 56। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है बस, हाइड्रोजन तक तो, आयरन तक तो स्टेबिलिटी होती है, आयरन के ऊपर स्टेबिलिटी खत्म होने लगती है। क्या खत्म होने लगती है, जो मेरे पास न्यूक्लियस है, अगर यहाँ पर Z83 से ज़्यादा जाने लगता है तो इसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो होती है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ने लगता है। जब इनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी कम रह जाती है। क्या रह जाती है, बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम रह जाती है जो इनको बांध के रखती है। तो ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडिएशंस निकालने लगते हैं। तो इस एलिमेंट का हम नाम रख देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या नाम रख देते हैं इसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख देते हैं। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियम की खोज किसने की, हाफ लाइफ क्या होती है, किसी भी न्यूक्लियस की लाइफ क्या होती है, वो वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक डाल लीजिए रेडियो एक्टिविटी। क्या है, रेडियो एक्टिविटी। समझ में आ गया ना आपको, स्टेबल कब रहेगा और स्टेबल कब नहीं रहेगा। अगला टॉपिक क्या डालेंगे, रेडियो एक्टिविटी। क्या डालेंगे, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी दरअसल क्या होती है, किसी भी न्यूक्लियस में हमने कहा था N/Z का रेशियो 1 से ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी है, और ये कहाँ पर उठता है, Z में 83 पर। जब ये 83 के ऊपर जाता है तो न्यूक्लियस क्या होता है, अपने अंदर से कुछ, ये अपने पास पॉजिटिव था, इसके अंदर है, तो इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, तो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं। तो इसके अंदर से कुछ रेडिएशंस निकलते रहते हैं। क्या, रेडिएशन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने थी, हेनरी बैक्यूरेल।
ये साइंटिस्ट थे अपने पास, हेनरी बैक्यूरेल साहब ने इसकी खोज की। अब एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर से लगातार रेडिएशंस निकलते हैं, उस एलिमेंट का नाम है रेडियम। क्या है? रेडियम। अब क्वेश्चन ये बनता है जी, रेडियम की खोज किसने की थी? सबने पढ़ा होगा, जीके का क्वेश्चन है। मैडम क्यूरी इकलौती लेडी साइंटिस्ट है जिसने नोबेल प्राइज लिया। क्या? पूरे इतिहास में, फिजिक्स के साइंस के इतिहास में इकलौती लेडी साइंटिस्ट है जिसने नोबेल प्राइज लिया है। ठीक है, आपने देखा भी होगा वैसे साइंटिस्टों में लेडीज़ों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो महिला वर्ग है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं हो पाया है, वो चाहे कोई भी फाउंडेशन रहे हों। लेकिन इन्होंने क्या लिया था? रेडियम की खोज में मैडम क्यूरी ने नोबेल प्राइज लिया। क्या लिया? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी ठीक होंगे और पढ़ाई भी आपकी ठीक चल रही होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। क्या डिस्कस करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहला 1 नंबर का क्वेश्चन तो रेडियो एक्टिविटी वर्ड बोलती है आपके पास आ गया। क्या? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? एसएसआर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एयरफोर्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए वगैरह और जीके में तो आता ही रहता है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल साहब ने। किन्होंने की थी? हेनरी बैक्यूरेल साहब ने की थी। याद रखेंगे, रेडियो एक्टिविटी को मैडम क्यूरी नहीं लिखना है, कई बच्चे गलती करते हैं। मैडम क्यूरी ने मैंने इसलिए लिखा हुआ है, मैडम क्यूरी ने डिस्कवरी की थी रेडियम की। रेडियम एक एलिमेंट होता है, अपने पास एक न्यूक्लियस होता है जो लगातार अपने अंदर से प्रकाश की किरणें निकालता रहता है, रेडिएशंस निकालता रहता है। लगातार रेडिएशंस क्यों निकाला होगा? क्योंकि अनस्टेबल रहा होगा। अनस्टेबल क्यों रहा होगा? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए होंगे तो आपस में रिपल्सन बढ़ गया होगा, बाइंडिंग एनर्जी कम रह गई होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी कम रहने के कारण अपने अंदर से लगातार रेडिएशंस निकाल रहा होगा। तो ऐसे न्यूक्लियस जो अपने अंदर से लगातार रेडिएशंस निकालते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो ऐसा ही एक एलिमेंट था रेडियम, जिसकी सबसे पहले मैडम क्यूरी ने खोज की थी। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। तो मैडम क्यूरी ने खोज की थी। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आप दोनों को, रेडियम की मैडम क्यूरी ने और रेडियो एक्टिविटी की हेनरी बैक्यूरेल ने। और हेनरी बैक्यूरेल के नाम पर ही इसकी यूनिट रखी गई थी। ठीक है, यूनिट भी आपको बताऊंगा मैं क्या होता है डिसइंटीग्रेशन की। तो ये देखिए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। मैं आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन। ये डिसइंटीग्रेशन आपने मैथ पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना। अगर ये इसके अंदर NYZ का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, Z की वैल्यू 83 से ज़्यादा होगी तो इसके अंदर से लगातार रेडिएशंस निकल रहे होंगे। अब मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, उसके अंदर से लगातार रेडिएशंस ऐसे निकलेंगे तो धीरे धीरे खत्म तो होगा, क्योंकि रेडिएशंस भी क्या होती है? एनर्जी होती है ना। और एनर्जी कहाँ से बनती है? मास से। आइंस्टीन साहब कहते हैं। तो धीरे धीरे ये खत्म होता जाएगा, न्यूक्लियस क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है कितना न्यूक्लियस पर सेकंड अपना खत्म हो रहा है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है कितना न्यूक्लियस पर सेकंड खत्म हो रहा है। ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई भी बॉक्स है। क्या है? ये बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। क्या है? न्यूक्लियस भरे हुए हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस को मैंने स्टार्टिंग में मान लिया क्या है? N0 है। क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियस? N0 है। जैसे ये कमरा है, इसके अंदर मैं 5 धर दूँ, 10 धर दूँ, 15, 20, 30, 40 कितने न्यूक्लियस भर दूँ? जितने ज़्यादा भरूँगा तो डिसइंटीग्रेशन होने के चांस उतने ज़्यादा होंगे, रेडिएशंस निकलने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड करता है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ये N0 क्या है मेरे पास? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स स्टार्टिंग में कितने भरे थे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो dN/dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में N0 क्या हो गया? तो dN/dt, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को लेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और लैम्डा को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा को क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये हो गया डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए मैं N0 को इसके नीचे ले आता हूँ, इनको dt को इधर ले जाता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ? इंटीग्रेट। स्टार्टिंग में N0 थे, बाद में t टाइम बाद n बच जाएंगे मेरे पास। तो लिमिट N0 से n तक रख ली, इसकी 0 से t तक। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। मैथ सब ने पढ़ा होगा। तो क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन? log x हो गया तो log n। लिमिट ये होगी मेरे पास, ये dt हो गया, 0 से t तक रखूँगा, ये हो गया। तो लिमिट रखूँगा तो मेरे पास N0 ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? log N0/n आएगी। क्या आएगी मेरे पास? log N0। और आपने पढ़ा होगा log x माइनस के log y इजिकल टू होता है log
एक्स ओवर में वाई क्या होता है, लॉग एक्स ओवर में वाई, या फिर वाई ओवर में एक्स लिखेंगे तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई ओवर में एक्स लिखेंगे तो मैं रखूंगा तो एन नॉट बाई एन आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में माइनस के लैम्डा टी हो गया मेरे पास, ये बेस ई है, क्या है, बेस ई है। जब लॉग को इधर ले जाऊंगा तो ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जाएगा, कैसे जाएगा, दिख रहा है ना नीचे, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जाएगा। जब ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएगा तो नीचे देखिए क्या हो जाएगा, एक सेकंड, आप दिख गया सभी को, हाँ अब दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के लैम्डा टी हो गया, एन बाई एन नॉट बचेगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ चला जाएगा, तो एन यहाँ पर एन नॉट यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एन नॉट यहाँ पर, नेट इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, ये बन गई। अगर मेरे को टी टाइम बाद, अगर मेरे को टी टाइम बाद वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक सेकेंड, क्लियर दिख रहा है ना सभी को, नहीं दिख रहा हो तो बता देंगे, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। तो ये वैल्यू अगर मेरे को टी टाइम बाद मेरे पास डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, टी टाइम दिया हुआ है, एन नॉट इनिशियल है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकाल लूंगा कि टी टाइम बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस इसके अंदर बच्चे होंगे, ठीक है, पहली इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन याद रखनी है, तो प्रोसेस था मैंने ऐसे बता दिया है, ठीक है, याद रखो नहीं रखो आपकी मर्जी है, लेकिन ये इक्वेशन मेरे पास आगे निकल के। अब मैं बात करता हूँ हाफ लाइफ की, किसकी बात करता हूँ मैं, हाफ लाइफ की बात करता हूँ। और हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ होती है कब ये आधा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास मान लेते हैं 100 न्यूक्लियस थे पहले, 50 डिसइंटीग्रेशन हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा हाफ लाइफ है। एक न्यूक्लियस है तो आधा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मैं बताऊंगा हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का मतलब है जब एन इनिशियल नंबर का आधा बच गया होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या बच गए होंगे इनिशियल नंबर के आधा, जब आधे बच गए होंगे तो इक्वेशन क्या थी अपने पास, इक्वेशन थी लॉग ऑफ एन बाई एन नॉट बराबर में क्या आ जाएगा, लैम्डा टी माइनस का, ये इक्वेशन थी मेरे पास। तो आधे बच गए होंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एन की वैल्यू क्या रख दूं मैं, एन नॉट बाई 2 भर दूँ, इनिशियल का हाफ रख दूँ, ये रख दूंगा, चलिए ये रख दी। तो एन नॉट से तो एन नॉट कैंसिल हो गया, लॉग हाफ बच गया, तो लॉग हाफ बच गया, क्या बच गया, लॉग हाफ। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के लॉग 2। जब मैं नीचे वाली चीज़ को, इसको मैं पलटता हूँ, लॉग एम बाई एन है मेरे पास, जब मैं इनको आपस में पलटूंगा तो माइनस के लॉग एन बाई एम हो जाएगा, ये रूल होता है, क्या है, जब इसको पलटूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, 1/2 को 2y में लिखूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल पावर में जब मैं किसी भी लॉग को एक्सपोनेंस की पावर से 10 की पावर में ले जाता हूँ तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लॉग बेस की पावर 10 हो जाती है, लॉग बेस क्या हो जाता है 10। एक्सपोनेंस से किस में ले जाऊंगा, 10 बेस में ले जाऊंगा, किस में ले जाऊंगा, 10 बेस में, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2.303 से। तीन चीज़ आपको बताएंगे, पहली याद रखना, दूसरी कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव का साइन आएगा अपने पास, ठीक है, तीसरी। अब देखिए ये हो गया मेरे पास एक नेगेटिव का साइन ये, एक नेगेटिव का साइन ये, तो नेगेटिव से नेगेटिव को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। चलिए log 2 है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 2 की वैल्यू बेस टू द पावर 10, जीरो की वैल्यू 0.3010, ये होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, लैम्डा इसके नीचे जाएगा। ये जो टाइम था ये हाफ लाइफ का टाइम था, किसका था, हाफ, जब एन नॉट बाई 2, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, इसको इधर लिख देता हूँ मैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, कब नंबर ऑफ न्यूक्लियस आधे रह गए होंगे। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कब आधे रह गए होंगे, आधे रह गए होंगे। तो देखिए मेरे पास पहली इक्वेशन n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी आई। टी हाफ लाइफ की बात करूंगा तो टी हाफ लाइफ आ गया मेरे पास कितना, 0.693 बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब मैं बात करूंगा टी एवरेज की, तो एवरेज लाइफ होती है 1 बाई डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर। तो मैं टी हाफ की बात करूंगा तो टी हाफ 0.693, तो टी एवरेज के नहीं आ जाएगी, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, मीन लाइफ बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, मीन लाइफ। तो यहाँ से जो टी मीन लाइफ है या फिर टी एवरेज लाइफ है ये आ जाएगी टी हाफ ओवर में 0.693। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो टी मीन बराबर में आ जाएगी 1.44 टी हाफ के। ये इक्वेशन पेपर में आया हुआ है, या फिर इसको टी एवरेज बोल दूंगा मैं। ये इक्वेशन मैंने क्यों डिराइव किया, क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन और दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, या फिर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन क्या होता है, या तो ये रिलेशन मिलेगा या फिर ये रिलेशन मिलेगा, दोनों सही है।
या तो मेरे को ये रिलेशन मिलेगा ऑप्शन में या ये मिलेगा, दोनों सही है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की इक्वेशन ये होती है, हाफ लाइफ की इक्वेशन ये होती है। 4 इक्वेशन आपके पास है, चारों में से कोई सी पूछ सकता है, ठीक है। टी क्या होता है, टाइम इंटरवल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, यहाँ से, ठीक है। ऐसे ये इनिशियल नंबर है, ये टी टाइम के बाद। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको गिवन होगा, वरना बाकी सारी चीज़ें देखें, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पूछ लेगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कराऊंगा, देखिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा छोटा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं और हम लोग क्या कर देते हैं, उनको स्किप कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन देखें, इनिशियल नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे मेरे पास 100, कितने थे? 100। फोर्थ हाफ लाइफ या फिर 4 हाफ लाइफ बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बच जाएंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले 100 थे तो 4 हाफ लाइफ बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बच जाएंगे? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 1/2 की पावर n से। कैसे सॉल्व करेंगे आपको अभी बताता हूँ। मैंने फोर्थ हाफ लाइफ की बात की है, फोर्थ हाफ लाइफ की बात की है, तो 1/2 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 1/16 टाइम बच जाएगा। कितना बच जाएगा? पहले जितना था उसका 1/16 बच जाएगा। 1/16 कितना होता है? तो 100 का 1/16 निकाल लो भाई, तो 100 का 1/16 निकाल लो, कितना हो जाएगा? 100 का 50/8 और 25/4, इतना बच जाएगा भाई। कितना? इतना। देखिए हाफ लाइफ का मतलब है आधा हो जाएगा, तो पहली हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? ये 50 फर्स्ट हाफ लाइफ में। सेकेंड हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? ये 25। कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। थर्ड हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? ये थर्ड हाफ लाइफ में 25/2, इसका आधा हो जाएगा। फोर्थ हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? इसका भी आधा, 25/4, इतना बचेगा। आगे आंसर मैच करेगा। पहली हाफ लाइफ में आधा बचेगा, सेकेंड हाफ लाइफ में इसका भी आधा, थर्ड हाफ लाइफ में इसका भी आधा, फोर्थ हाफ लाइफ में इसका भी आधा, ठीक है। 16वीं हाफ लाइफ, 17वीं, 18वीं, कितनी भी पूछ ले अपने को, हम बार बार तो ऐसे करेंगे नहीं, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला कितना बच जाएगा ये बच जाएगा। तो 1/2 की पावर n, n क्या है अपने पास? nth हाफ लाइफ। क्या है? nth हाफ लाइफ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, कुछ भी पूछे तो अपने को क्या करना है? ये n यहाँ पर रख देना है। 20वीं हाफ लाइफ बाद n = 20, 25वीं हाफ लाइफ बाद कितना बचेगा? n = 25। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये जितना आंसर आएगा इनिशियल में देख लो, इनिशियल के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई। इनिशियल 100 था तो 100 का 1/16 इतना आ गया, इतना पार्ट बच जाता है nth हाफ लाइफ बाद। तो nth हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? nth हाफ लाइफ, nth हाफ लाइफ कितना बच जाएगा? स्टार्टिंग में जितना रहेगा n0 मान लेते हैं, उसका 1/2 की पावर n। स्टार्टिंग में कुछ भी रहेगा उसका 1/2 की पावर n। 100 था, 1/2 की पावर n 16 हो गया, 100 × में 16 ये आ गया अपने पास। सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला भी बता दिया है और आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये प्रोसेस भी बता दिया। अब देखिए न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस के अंदर इंटीग्रेशन तो होता है, न्यूक्लियर के अंदर इंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन कितने टाइप का न्यूक्लियर के अंदर होगा? रेडियो एक्टिविटी कितने टाइप की होगी? तो देखो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरह की होती है। एक तो होती है फिजन और एक क्या होती है? फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, फिजन का मतलब होता है टूटना, और फिजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अगर मैं फिजन की बात करता हूँ तो इसमें क्या हो रहा होगा? न्यूक्लियर फिजन में एटम टूट रहा होगा। क्या रहा होगा? टूट रहा होगा। कैसे टूट रहा होगा? देखिए फिजन की बात करता हूँ, फिजन की बात करूंगा तो एक न्यूक्लियस मेरे पास रहा होगा, ये न्यूक्लियस, ये टूट के 2 या 2 से ज़्यादा बन जाएंगे। ये टूट के 2 या, फिजन मतलब क्या होता है? टूटना, मैंने लिखा हुआ है। तो ये क्या करेंगे? टूट के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। फिजन की रिएक्शन लिख लो आप, फिजन की रिएक्शन क्या होगी? ठीक है, न्यूक्लियर फिजन।
एक सेकंड, आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी, फ्यूजन और फिजन। इसका एक क्वेश्चन मेरे को ध्यान था, अभी मैं भूल गया क्या क्वेश्चन है। एक सेकंड देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है इसका। हाँ, फिजन। इसमें बताया था यूरेनियम 235 को हमने एक न्यूट्रॉन जोड़ दिया। क्या क्वेश्चन था, यहाँ पर ले लेता हूँ, यूरेनियम 235 में हमने एक न्यूट्रॉन को टकरा दिया तो क्या बन गया, यूरेनियम 236 बन गया। क्या बन गया, एक न्यूट्रॉन इसको दिया तो क्या बन गया, 2 था। अब ये टूटेगा तो बेरियम 56 में टूटेगा, इसमें टूटेगा, अब ये टूटेगा तो बेरियम 56 में टूटेगा, और किस में टूटेगा, क्रिप्टॉन 3692 में टूटेगा, ये बेरियम है तो क्रिप्टॉन 3692 में टूटेगा प्लस, और क्या निकलेगा इसके अंदर से जब ये टूटेगा, यही पूछा गया था कितने फ्री न्यूट्रॉन निकलेंगे, कितने फ्री न्यूट्रॉन, यही क्वेश्चन है। तो फ्री न्यूट्रॉन कितने निकलते हैं, हमेशा 3 निकलते हैं, जोड़ के देख लेंगे, सम हमेशा सेम आएगा। हमने पहले क्या किया था, बड़ा न्यूक्लियस था, इसको तोड़ना है तो एक न्यूक्लियस यहाँ पर हाई स्पीड से ले जाएंगे, कुछ भी उसको टकराएंगे, इसके साथ में टकराएंगे तो ये टूटेगा, टूटेगा तो यूरेनियम से क्या बन जाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन बनेंगे इतने, और 3 फ्री न्यूट्रॉन बनेंगे, और एनर्जी तो साथ में निकलती है। ये क्या है, फ्री न्यूट्रॉन है। क्या है, फ्री न्यूट्रॉन। अब देखिए एक रिएक्शन में 3 फ्री न्यूट्रॉन निकले, ये 3 फ्री न्यूट्रॉन जाके 3 एटम्स 3 न्यूक्लियस से फिर टकराएंगे, 3 न्यूक्लियस से टकराएंगे। अब 3 को डिसइंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेंगे, 9, 3 तीनों में से 9। अब 9 जाके टकराएंगे, फिर 3 9 या 27 निकलेंगे। तो देखिए कितनी ब्रॉड रिएक्शन होती जाएगी, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, चेन रिएक्शन। हमने तो एक ही न्यूक्लियस को तोड़ा था, 3 फ्री निकले, ये 3 को डिसइंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ से 3 9 निकलेंगे, वो 9 और 9 को डिसइंटीग्रेट करेंगे, फिर 3 सब के अंदर से निकलेंगे, फिर वो को, तो एकदम ब्रॉड रिएक्शंस होती जाती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को मिलता है। क्या मिलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। तो ये फिजन के अंदर होता है। फ्यूजन के अंदर क्या होगा, फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, फ्यूजन का मतलब, तो 2 अपने पास न्यूक्लियस रहे होंगे, इनको जोड़ के क्या बनाएंगे हम लोग, एक न्यूक्लियस बना देंगे। अपने पास क्या रहेंगे, 2 न्यूक्लियस रहे होंगे, और 2 न्यूक्लियस को जोड़ के क्या बनाना है अपने को, एक न्यूक्लियस बना देना है। क्या बना देना है, एक न्यूक्लियस बना देना है। इसको बोलेंगे हम फ्यूजन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, फ्यूजन, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूजन प्रोसेस बोलेंगे। कोई डाउट किसी को, कोई भी 2 न्यूक्लियस है, जैसे मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, एक तो मेरे पास 1H1 था, एक 1H1 था, तो ये बन गया 1H2 प्लस एक मेरे पास क्या रह गया, फ्री रह गया, एक न्यूट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया, और एनर्जी को साथ में निकलेगी। एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। अब क्वेश्चन आता है इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है, फ्यूजन प्रोसेस के अंदर ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इसीलिए दुनिया में हाइड्रोजन जो बॉम्ब है वो बनाना हमने क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। क्या कर रखा है, बंद। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सबने सुनी होगी। हिरोशिमा नागासाकी में जो बम डाला गया था वो हाइड्रोजन बम था। क्या था, परमाणु बम था, और परमाणु हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बम था। हमें इस रिएक्शन में कंट्रोल रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कंट्रोल तो कर सकते हैं। कैसे, ये 3 निकले, 2 को रोक दो, 1 ही जाएगा, फिर सबको रोक दो, 1 ही जाएगा, कंट्रोल। लेकिन इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सन के अंदर से जो एनर्जी आती है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस ज़्यादा है, तो फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन मिलते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, एनर्जी आती रहती है, फिर वो टूटेगा, फिर एनर्जी निकलेगी। तो न्यूक्लियस जुड़े या न्यूक्लियस टूटे, दोनों केस में क्या होगी, एनर्जी निकलेगी। लेकिन ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। इसलिए हाइड्रोजन बम बनाना दुनिया में बैन कर रखा है। न्यूक्लियर बम बना सकते हैं भाई, क्योंकि कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूक्लियर बम बनाएंगे, एनर्जी का एस्टिमेशन होता है, इतना डिस्ट्रक्शन होगा, इतनी एनर्जी इसके अंदर से निकलेगी। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। जैसे आपने छोटू देखा होगा, साउथ नॉर्थ कोरिया वाला छोटू है, क्या, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया वाला ना, वो रोज़ तीसरे दिन अमेरिका को धमकी देता है, अदर कंट्रीज़ को धमकी देता रहता है, ये कर देंगे वो कर, क्यों, क्योंकि वो ये बना रहा है, इसके दम पे धमकी देता रहता है। ठीक है, और हिरोशिमा नागासाकी कांड तो सबने पढ़ा है, कितना एनर्जी होता है। ठीक है, बैन कर रखा है, और वो कोई भी ट्रीटी को मानता नहीं, जितनी ट्रीटी साइन की गई, तो इसके ऊपर धमकी देता रहता है। ठीक है, और बाकी दुनिया में बैन है, ये बैन नहीं है, इसको बना सकते हैं। तो फ्यूजन प्रोसेस में समझ में आ गई। अब जब ये कोई भी न्यूक्लियस टूटता है या फिर जुड़ता है, उसके अंदर से कुछ रेज निकलती है। हमने कहा था एनर्जी तो निकलेगी, तो एनर्जी निकलेगी तो उसके अंदर से 3 रेज निकलेंगी। 3 रेज कौन कौन सी निकलती है, उसका क्वेश्चन पेपर में आता है। देखिए मेरे पास मान लेता हूँ कोई भी एटम है, क्या है, कोई भी एटम है,
उस एटम के अंदर क्या रहा होगा, न्यूक्लियस रहा होगा। और न्यूक्लियस के अंदर या तो फिजन होगा या फ्यूजन होगा। फिजन या फ्यूजन होगा तो क्या निकलेगा, अल्फा। ये मेरे पास एटम है जेड और इसका ए रहा होगा, ये जेड और क्या रहा होगा, ए रहा होगा। ये जेड और क्या रहा होगा, ए रहा होगा। ये जेड और क्या रहा होगा, ए रहा होगा। पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन। मैं पहली रिएक्शन की बात करूँगा, इसके अंदर निकला अल्फ़ा, इसके अंदर निकला बीटा, इसके अंदर निकला बीटा पॉजिटिव, इसके अंदर निकला गामा रेज। क्या निकला, गामा रेज निकली। अल्फ़ा निकला, बीटा निकला और गामा रेज निकला। क्या निकला, अल्फ़ा निकला, बीटा निकला और गामा रेज निकला। बीटा का मतलब होता है, अल्फ़ा का मतलब होता है He एटम, H का होता है 2 4। बीटा नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिट्रॉन। क्या होता है, पॉजिट्रॉन। इसका मतलब होता है एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, एनर्जी। जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से अल्फ़ा निकलेगा, क्या निकलेगा, अल्फ़ा निकलेगा, तो वो क्या करेगा, इसको तो 2 से कम कर देगा, इसको 4 से कम कर देगा। उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, एटॉमिक मास 4 से कम हो जाएगा और ये हीलियम एटम निकल गया होगा। क्या निकल गया होगा, हीलियम एटम, और कुछ एनर्जी भी निकली होगी। ठीक है। बीटा निकलेगा तो बीटा क्या निकलेगा, इस एटॉमिक नंबर को 1 से बढ़ा देगा और एटॉमिक मास नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एनर्जी इसके अंदर से क्या होगी, रिलीज होगी। बीटा पॉजिट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा तो Z-1 कर देगा और ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या निकल गया होगा, पॉजिट्रॉन निकल गया होगा, H म्यू एनर्जी भी निकली होगी। जब गामा पार्टिकल निकलेगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ओनली एनर्जी निकलेगी। एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ जाता है। ठीक है। तो अपने एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है, इसका आता है, इसका आता है, इसका बहुत कम आता है। ठीक है, बहुत IIT ट्रिपल टाइप में पूछते हैं। तो अल्फा निकलेगा तो याद रखेंगे, जेड में 2 की कमी आ जाएगी, इसमें 4 की कमी, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर मास 4 से। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बीटा नेगेटिव निकलेगा। क्या निकलेगा, बीटा नेगेटिव निकलेगा। तो एटॉमिक मास 1 से बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब गामा निकलेगा तो एनर्जी निकलेगी, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब ये अल्फा, बीटा और गामा के ऊपर चार्ज क्या होता है, चार्ज कैटेगराइज कैसे करेंगे, ये इक्वेशन समझ में आ गई ना। तो आपको इक्वेशन देगा पेपर में, अल्फा निकलवाएगा, बीटा निकलवाएगा, गामा निकलवाएगा, आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे निकालेंगे। देखिए, चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी न्यूक्लियस को एक बर्तन में रख देते हैं। क्या करते हैं, कोई भी एक न्यूक्लियस लेते हैं और न्यूक्लियस को किसी में रख देते हैं, बर्तन में। तो बर्तन में जब न्यूक्लियस को रख देंगे, ये मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई भी बर्तन है, इस बर्तन में मैंने न्यूक्लियस रख दिया। क्या रख दिया, न्यूक्लियस रख दिया। इसके अंदर से रेडियो एक्टिव है, कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या रेडियो एक्टिव, तो इसके अंदर से क्या निकलेंगे, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, नॉर्थ पोल, और यहाँ पर क्या लगा दिया, साउथ पोल। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो यहाँ पर तो क्या था, मेरे पास नेगेटिव चार्ज था। क्या था, नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पर था क्या, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था। तो मैंने देखा कुछ एटम तो इधर चले गए, कुछ रेज कहाँ चली गई, इधर, कुछ रेज कहाँ पर चली गई, इधर चली गई, और कुछ रेज कैसी चली गई, सीधी चली गई। जो सीधी चली गई डेविएट नहीं हुई होंगी, जो सीधी चली गई डेविएट नहीं होंगी, इनको बोलते हैं हम लोग गामा रेज। और जो नेगेटिव की तरफ आई उनको बोलते हैं अल्फा रेज, और इसकी तरफ आई इनको बोलते हैं बीटा रेज। तो पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया तो मतलब बीटा के पास तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसको नेगेटिव की तरफ डेविएट होंगे, इसके पास का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, और गामा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। ठीक है। आज के लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और आज का लास्ट टॉपिक क्या अपने पास, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्शन को खुले में नहीं करते हैं, इसके लिए एक रिएक्टर बनाया जाता है, और उस रिएक्टर का नाम क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए, आज का टॉपिक क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। राइटिंग डालो। न्यूक्लियर रिएक्टर बनता कैसे, बस ये समझ जाओ, 3-4 मिनट का कंसेप्ट है। बनता कैसे, बनता कैसे, देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाऊंगा तो पहले कंक्रीट की वॉल होती है बड़ी। क्या होती है, ऐसी एक कंक्रीट की वॉल होती है बहुत बड़ी, ये इसको डबल लेयर बनाते हैं, मोटी होती है, और एक किसकी बनी होती है, कंक्रीट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कंक्रीट की बनी होती है।
ऐसे करके बना दी। इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, कुछ कूलेंट डालते हैं ऐसे करके एक बॉक्स में। क्या डाला, कूलेंट। अंदर क्या होता है, एक छोटा सा बॉक्स, इसके अंदर हम लोग रॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रॉड लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये रॉड लगा दी मैंने, ये रॉड लगा दी, ठीक है। इन रॉड को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट कर दिया रॉड। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होती है। इस रॉड का नाम होता है कैडमियम रॉड। क्या होती है, कैडमियम रॉड होती है, कैडमियम रॉड, CD रॉड, ठीक है। ये होती है मेरे पास कॉपर रॉड या फिर ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट लगाएंगे, कॉपर नहीं, ग्रेफाइट। यहाँ पर क्या रखा होता है, न्यूक्लियर एलिमेंट, फ्यूल रखा होता है। जैसे न्यूक्लियस वगैरह जिसको हमें क्या करना है, रिएक्टर के अंदर रिएक्शन कराना है, यहाँ पर क्या रखा होता है, फ्यूल। और फ्यूल कौन सा होता है, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये रखे होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, कंक्रीट वॉल। क्या होती है, कंक्रीट वॉल। ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पर मैं कूलेंट भरता हूँ। क्या भरता हूँ, ये कूलेंट। कूलेंट का काम क्या होता है बताऊंगा। और कूलेंट क्या होता है मेरे पास, D2O। D2O भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन भी। तो ये कूलेंट इसके अंदर मैंने भर दिया, ठीक है। अब यहाँ कूलेंट के अंदर से कुछ 2 पाइप ले गया मैं ऐसे करके। क्या ले गया, 2 पाइप ले गया मैं यहाँ से करके, ऐसे करके, ठीक है। ये, ठीक है, यहाँ पर ले गया, ठीक है। यहाँ पर जो लगाऊंगा मैं, यहाँ पर लगा दूंगा टरबाइन, और यहाँ पर लगा दूंगा मैं कंप्रेसर। यहाँ से तो कूलेंट आउट जाएगा, ये कूलेंट जाएगा ना इसके अंदर से, ये आउट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से कूलेंट क्या होगा, इन होगा। कूलेंट क्या होगा, इन होगा। ये प्रोसेस होती है। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है। मैंने एक कंक्रीट वॉल लगाई मोटी सी, ठीक है। इसके अंदर ये कूलेंट डाला, ठीक है। इसके अंदर ये ली, ये रोड ले ली छोटी मोटी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर रिएक्शन को, मैंने न्यूक्लियस को क्या किया था, एक N0 इसके साथ में टकराया था, इसको टकराया था, तो मेरे पास 3 फ्री न्यूट्रॉन मिले थे। जब इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगी तो 3 और मिलेंगे, फिर उनके भी 3 मिलेंगे, ऐसे करके रिएक्शन चेन में चलेगी। किस में चलेगी, रिएक्शन चेन के अंदर चलेगी, ठीक है। चेन के अंदर चलेगी तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल रॉड लगाते हैं, उनको बोलते हैं कैडमियम रॉड। क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड का काम करती है। तो आपको पूछा जाता है जी कंट्रोल रॉड का काम न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन करती है, कैडमियम रॉड करती है। जैसे मेरे पास फ्री न्यूट्रॉन्स बनते जाएंगे 3, 27, 28, उनको रोकती रहेगी, रिएक्शन को कंट्रोल करेगी। क्या करेगी, रिएक्शन को कंट्रोल करेगी, ठीक है। एक होता है अपने पास मॉडरेटर। क्या होता है, मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, रिएक्शन ये मॉडरेटर्स होते हैं अपने पास, ये ग्रेफाइट वगैरह की रॉड होती है, इनको हम बोलते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या होता है, रिएक्शंस को मॉडरेट करेगी। मॉडरेट करने का मतलब क्या होगा, अगर रिएक्शन चल रही है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं होने देगी, ज़्यादा स्लो भी नहीं होने देगी, एक मॉडरेट लेवल पर रिएक्शन को चलाने का काम करेगी, ठीक है। फ्यूल में किसको यूज़ करते हैं हम लोग, फ्यूल, यहाँ पर फ्यूल रखेंगे तो किसको, थोरियम 232, पोलोनियम 39, 40 और 41। क्या, थोरियम 232 और पोलोनियम 239 को भी, 240 को भी और 241 को भी, तीनों आइसोटोप्स को यूज़ करेंगे। इसको हम फ्यूल के, तो आपको पूछेगा फ्यूल को किस यूज में किया जाता है, इसके में। जब ये गर्म हो जाएगा, रिएक्शन इसके अंदर होगी, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, तो ये कूलेंट गर्म होगा, कूलेंट गर्म होकर यहाँ जाएगा, तो टरबाइन क्या करेगी, कूलेंट को यहाँ से ऐसे करके ले जाने का काम करेगी। टरबाइन क्या करेगी, इसको यहाँ से ऐसे करके ले जाने का काम करेगी, और यहाँ पर इसको ये भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाप। और यहाँ पर इसको कंप्रेस कर दिया जाएगा। कंप्रेस करके दोबारा लिक्विड बना दो, कंप्रेस करके दोबारा लिक्विड बना के ये इन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या होगा, फ्यूल एलिमेंट हो गया मेरे पास, कोर हो गया। चलिए ये होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए। क्या क्या होता है, कंट्रोल रॉड होती है, कैडमियम रॉड होती है, फ्यूल ये यूज़ करते हैं इसके अंदर से, और ये हमको कूलेंट की बात करते हैं, कूलेंट D2 और N2 यूज़ करते हैं। मॉडरेटर ये होती है, ग्रेफाइट सेल्स अपने पास मॉडरेटर का काम करेंगे। ग्रेफाइट रॉड किसका काम करेंगी, मॉडरेटर का काम करेंगे इसके अंदर। ये कंक्रीट की वॉल लगी होती है। टरबाइन क्या करती है, यहाँ से कूलेंट जो भाप बन जाता है उसको नीचे लेके आती है,
कंप्रेसर क्या करता है, उस भाप को कंप्रेस करता है, दोबारा लिक्विड बनाता है और दोबारा लिक्विड बना के दोबारा यहाँ पर भेज देता है रिएक्शन के अंदर और कूल करने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ भी नहीं, एक डिवाइस होता है, एक अरेंजमेंट होता है जो हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन काफ़ी हैवी रिएक्शन होती है। क्या होती है? काफ़ी हैवी रिएक्शन होती है और काफ़ी डेंजरस एनर्जी निकालती है। तो इसलिए कंक्रीट वाल लगाए जाते हैं, एनर्जी अंदर ही रहे, एनर्जी अंदर ही रहे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट अगर ज़मीन पर आएगा, जो रेज आती है वो रेज अगर ज़मीन के ऊपर फॉल होंगी तो क्या हो जाएगा, ज़मीन के ऊपर फॉल होती है, ज़मीन को बंजर बना देंगी, ज़मीन को अनउपजाऊ बना देंगी। तो इस टाइप के डेंजर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं कंक्रीट वाल के साथ में। तो 2, 3, 4 क्वेश्चन इसके बनेंगे, याद रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस